हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जेई 2024 बैच में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग और आज है लेक्चर नंबर 15। हाँ जी, गुड इवनिंग, प्रणाम, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हो भाई सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो जरा, पता लग जाएगी सब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ये काम कर दो सबसे पहले। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस यस यस, सब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एकदम मस्त, एकदम मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। सब ठीक है। क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ, देखें जल्दी से। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड, याद है। और हाइड्रोजन बॉन्ड में काफी सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। यस। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो भी लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है सब लोग रिवाइज करके आए। ऐसा है क्या। अरे कुछ लो नहीं है अभी, हाँ हो जाएगा, अभी ठीक कर दिया है। अभी ठीक कर दिया, अभी वॉइस तेज आएगी, तेज आएगी। सुनाई दे रहा है ना, मतलब तुम्हें क्या वो आदत हो गई है क्या कि वो कोई टीचर आए और वो चीख चीखे जोर जोर से, है ना, और तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएं, ऐसी आवाज आनी चाहिए। है, ऐसी आदत हो गई है तुम्हें। सुनाई तो दे रहा है ना भाई। ऐसे तो है नहीं सड़क के किनारे बैठे हो, जो पास में से बहुत सारी गाड़ियां निकल रही है, सर हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही है, ची ची पौ पौ। हाँ, तो सर तेज बोलो ताकि हमें सुनाई दे, ऐसे थोड़ी ना यार। वैसे तुम लोग शांत इन्वायरमेंट में बैठे होगे ऐसे मुझे, मतलब ऐसे मुझे उम्मीद है ना, वो सब्जी मंडी में थोड़ी बैठे हो, है भाई, नहीं क्या। यस। चलो। हाँ जी, तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं देखो, देखें। आज बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद वैंडरवॉल फोर्स को खत्म करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको एक नई कहानी पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। ऑल राइट। हाँ, अब ये जो बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट रहेगा ना भाई, ये देखो, अगर आप वैंडरवॉल फोर्सेस देखोगे, बैक बॉन्डिंग देखोगे ना, तो अगर कोई सीबीएसई का बच्चा है या फिर स्टेट बोर्ड का बच्चा है तो भाई आपको ये वाले टॉपिक्स इस चैप्टर के साथ नहीं मिलेंगे, है ना, ये टॉपिक्स इस चैप्टर के साथ नहीं मिलेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है जो ये सोचे कि सर फिर ये क्यों पढ़ा रहे हो, भाई ये काम में आएंगे, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक्स काम में आएंगे, इसी वजह से ये टॉपिक्स हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ऑल राइट, चलो जी, चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। देखो, आज मुझे पढ़ाना था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे थे, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये चीज हमें पढ़नी थी। ठीक है, ये चीज हमें पढ़नी थी, बट मैंने बोला था ये चीज पढ़ने से पहले आप लोग पढ़ोगे क्या, वैंडरवॉल फोर्सेस के बारे में। आप लोग किसके बारे में पढ़ोगे, वैंडरवॉल फोर्सेस के बारे में। आज स्पेलिंग सही कर लाया हूं मैं। यस यस, आज स्पेलिंग ठीक है, देखो यहाँ कल ए था आज ओ हो गया, है ना। वैंडरवॉल फोर्सेस, तो ये हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, और फिर उसके बाद वापस चलेंगे पीछे, है ना, फिर उसके बाद हम लोग वापस चलेंगे पीछे। क्लियर। हाँ, तो आप लोग 2 पेज या 3 पेज छोड़ दो खाली जगह, है ना, 2-3 पेज खाली जगह छोड़ दो, फिर उसके बाद वैंडरवॉल फोर्सेस स्टार्ट कर दो। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, अबे जो भी बोर्ड हो, गुजरात है या फिर जो भी है, बिहार है। हाँ जी, करें करें, स्टार्ट करें। अरे 2-3 पेज छोड़ दो यार, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है भाई, 2-3 पेज छोड़ दो यार। हाँ, अब देखो, ये वेंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं। वेंडरवॉल फोर्सेस समझने से पहले, वेंडरवॉल फोर्सेस समझने से पहले मैं आपको 2-3 छोटी छोटी चीजें समझाना चाहता हूं। यस, समझ लें फिर 2-3 छोटी छोटी चीजें। आइए सर समझाइए, सबसे पहले हम आपको मौका देते हैं, समझाओ आप दिल खोल के। देखो, सबसे पहली चीज एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है डाइपोल। मेरे हिसाब से इसका नाम आप लोगों ने सुना सुना लग रहा है आपको। यस। अबे सुना सुना तो नहीं ना, सुना सुना लग रहा है ना। डाइपोल क्या होता है,
सर डाइपोल के बारे में तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली अभी तक। जैसे मान लो एक लिखा है H, एक लिखा है Cl। यस, तो आपका जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है सर, वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव। इसको बोला जाता है डाइपोल। यस, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अनसिमेट्रिकल हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल नहीं रहती। मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसी के पेट में दर्द तो नहीं है ऐसा अगर मैं लिख दूं तो, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मतलब है इसका। अरे देखो, सिमेट्रिकल का मतलब होता कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों एटम के न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में होते, वो मतलब होता सिमेट्रिकल। लेकिन सर ऐसा नहीं है, यहां पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी साइड है सर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्लोरीन वाली साइड। यस यस, तो ये है अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर, ज्यादा सिमेट्री है ना, किसकी तरफ है ज्यादा, क्लोरीन की तरफ। अरे हाँ ना बोलना यार, समझ में आई क्या। यस यस, क्या ये बात सही है। यस यस यस, क्लियर, हाँ ठीक है। हाँ अब नोट करना है भाई, देखना थोड़ी इसको, हाँ नोट करना है, और क्या करना है। यस यस, और देखो तो ये डाइपोल तो आपको समझ में आ गया। एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल। दूसरी टर्म क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये वाला नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा पहले, इंड्यूस्ड डाइपोल। अरे मुन्ना ये नहीं सुना ना तूने, बता बता बता, नहीं सुना ना। यस यस यस, चलो इंड्यूस से पहले ना इंस्टेंटेनियस डाइपोल पढ़ते हैं पहले, है ना। इससे पहले क्या पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, देखियो भाई स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, सही है कि नहीं है। हाँ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो ये जो डाइपोल है ना, देखो इसका मतलब ये हो गया कि भाई डाइपोल के लिए जो आपका मॉलिक्यूल है वो कैसा होना जरूरी है, पोलर मॉलिक्यूल होगा, है ना। अगर आपका मॉलिक्यूल पोलर है तो वहां पर आप बोलोगे डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक ठीक, हाँ। सबसे पहले देखते एक और दूसरा देखते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। देखो इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मतलब बताऊं क्या है। जैसे मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है Cl2। अरे भैया Cl2 तो नॉन पोलर है कि नहीं है, हाँ ना बोलना है यार। Cl2 तो नॉन पोलर है कि नहीं है सर, बिल्कुल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है Cl2। क्लोरीन क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सर बिल्कुल सिमिलर है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों के न्यूक्लियस में बीच में होने चाहिए। लेकिन लेकिन किसी रीजन की वजह से मोमेंटरली किसी एक पर्टिकुलर क्षण पे, है ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा हुआ कि जो इसके बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो सिमेट्रिकल नहीं रही। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मोमेंटरली एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो सिमेट्रिकल नहीं रही। इलेक्ट्रॉन या तो इसकी तरफ हल्के से खिसक गए या फिर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ हल्के से खिसक गए। एक्चुअली होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक जगह बैठे नहीं होते, है ना। ऐसे नहीं कि शक्ल देख रहे हैं एक दूसरे की चुपचाप बैठे, नहीं, ये क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बेटा जी, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो एक दिन ऐसा आया, ये वाइब्रेट करते थे और वाइब्रेट करते करते ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये पता कहां पहुंच गए, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये पहुंच गए इस क्लोरीन की तरफ, यहां पर। यस यस, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वाइब्रेट करते करते किधर आ गए, क्लोरीन की तरफ आ गए। सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल हो गई है। इसके पीछे ये क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लोरीन बोलेगा भाई मैंने कुछ नहीं किया, है ना, मैं नहीं खींच रहा इसके इलेक्ट्रॉन, ये तो किसकी वजह से हुआ है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे थे, मोमेंटरली किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट हो गई, क्लोरीन की तरफ। यस, अगर ऐसा हुआ तो सर इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। सर ये डाइपोल क्रिएट हो चुका है, डाइपोल क्रिएट हो चुका है, लेकिन इस डाइपोल को आज क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोला जाएगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है। यस यस यस, इसको क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस। कोई कह रहा सर ऐसे कैसे, बेटा ऐसे आते, है ना। कोई कह रहा सर ऐसे कैसे आ गए, ऐसे ही आते हैं भाई, है ना। या अब तो इसको, या तो इससे पूछ ले कैसे आ गया भाई इधर, ये दिखेगा थोड़ी, है ना, ये तुझे दिखेगा थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन कहीं घूमता घूमता थोड़ी दिखेगा, है ना। ये कुछ महान लोग हैं जिन्होंने अपने सालों की तपस्या करके हमें बताया कि ऐसा होता है ना, ऐसा हुआ है ना, और हमने मान लिया कि अच्छा ऐसा हुआ है। अब जो लिखा है हमें तो वही मानना पड़ेगा। किसी अगर अच्छे पढ़े लिखे इंसान ने बोला तो हमें मानना पड़ेगा, है ना भाई। हम लोग देख थोड़ी ना सकते, क्यों भाई। यस, ओके, हाँ।
तो अब देखो, ऐसा जो डाइपोल है, ऐसा जो डाइपोल क्रिएट हुआ है उसको बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। यस यस, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये समझने वाली बात है बस। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो क्रिएट होता है ना, इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो क्रिएट होता है वो किसमें होता है बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, है ना। इसके लिए आपका मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना जरूरी है ना। अगर आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अपने आप कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, यस, अपने आप अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अनसिमेट्रिकल हो जाए अपने आप, तो उसको बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर है क्या? ए भाई हाँ ना बोलना यार, यस हाँ ना बोलो, अरे सही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब देखो एक और डाइपोल है, एक और डाइपोल है जिसका हमें नाम समझना है, उसका नाम है बेटा इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना। क्या नाम है? इंड्यूस्ड डाइपोल। ओहो, देखो सुनो, क्या है इंड्यूस्ड डाइपोल? आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है सर, ये रहा क्लोरीन Cl2 सर, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है सर, बिल्कुल नॉन पोलर है। क्या इसमें कोई डाइपोल है सर? अभी तक तो नहीं है। यस, इसमें कोई डाइपोल नहीं है, लेकिन सोच के देखो, इसके पास में आपने एक दूसरा डाइपोल रख दिया, HCl। आपने क्या रख दिया? HCl रख दिया। क्या इसमें डाइपोल है क्या सर? हाँ इसमें तो है, दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है सर, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है और इसमें पार्शियल नेगेटिव है। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर? तो इसके पास आपने एक डाइपोल रखा और इस डाइपोल ने क्या किया, सुनना मेरी बात को, इस पे पार्शियल नेगेटिव है सर, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, ये क्या करेगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको रिपेल करेगा। अरे हाँ ना बोलो, सही कह रहा हूं दादा? इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको रिपेल करेगा। अच्छा रिपेल करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड आके इकट्ठे हो गए, है ना। रिपेल किया तो ये बोले चलो भाई उधर से तो रिपल्शन मिल रहा है, हम लोग इधर आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो इधर आके इकट्ठे हुए तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो इस वाली साइड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सर वो हो गई कम। अरे सर इसमें देखो प्लस और माइनस क्रिएट हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इसको बोला जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। ये डाइपोल अपने आप नहीं आया है, अरे भैया इस डाइपोल के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? दिस डाइपोल इज रिस्पॉन्सिबल। तो अगर मान लो किसी और की वजह से डाइपोल आए, है ना दादा, अगर किसी और की वजह से पोलैरिटी क्रिएट हो रही है मॉलिक्यूल में, दैट विल बी नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल। किसी और ने इंड्यूस किया है। भाई समझ में आया क्या ये बात? है जी? अरे समझ में आई क्या मेरी बात? तो डाइपोल मतलब अपने आप क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से अपने आप डाइपोल क्रिएट हुआ, पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए उसके लिए। फिर आया इंस्टेंटेनियस डाइपोल, है ना। एक आपका बिल्कुल नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, लेकिन उसमें किसी एक रीजन की वजह से मोमेंटरीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल हो गई और उसमें डाइपोल क्रिएट हो गया, उसको आपने नाम दे दिया इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और एक होता है इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब अपने आप पोलैरिटी क्रिएट नहीं हुई है, किसी और ने किया उसमें, है ना, किसी और ने पोलैरिटी इंड्यूस की, है ना। इसको किसने बिगाड़ा? इसने, है ना। एक बेचारा सीधा साधा बालक है, मान लो ये सीधा साधा बालक है, सीधा अपने स्कूल से घर जाता है, घर से स्कूल आता है। एक दिन उसको दोस्त मिल गया, है ना, एकदम कमीना, है ना। वो क्या कर रहा, बोले यार क्या घर घर सीधा, मतलब आज हम लोग उसकी गली से चलेंगे, है ना, घर सीधे नहीं जाएंगे, आज उधर से चलेंगे। तो क्या हुआ, ये भी, इसको भी मजा आने लगा, फिर धीरे 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 फिर इसने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब ये घर से स्कूल नहीं जाता, बीच में 2-3 जगह रुकते हुए, है ना, मुंह फाड़ते हुए जाता है। यस, तो ये जो बंदा था ना, इसमें ये जो परिवर्तन आया है, ये जो चेंज आया है, ये किसकी वजह से आया? इसकी, उस दोस्त की वजह से, है ना। तो इसका मतलब इस दोस्त ने उसमें क्या किया है, हरामीपन इंड्यूस कर दिया है ना। वो अब अच्छा बालक नहीं रहा, है ना, अच्छा मतलब उसका ध्यान कहीं और चला गया। यस यस, समझ में आई, है ना। तो ये होता है इंड्यूस करना, है ना। और भैया ये इंड्यूस बहुत जबरदस्त होता है आजकल। इन्फ्लुएंस, इंड्यूस को मैं क्या कर सकता हूं, क्या इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, है ना। तुम पे भी होगा बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस, तुम्हारे ऊपर भी होगा, आस पड़ोस वाले तुम्हें भी बहुत सारा इंड्यूस करते होंगे, अलग अलग चीजें तुम्हारे अंदर, है ना। और ये इंड्यूस बहुत जल्दी होता है।
अच्छी चीज इंड्यूस नहीं होती। कोई पढ़ने वाला होगा ना तो उसके साथ बैठ के ऐसा नहीं होगा कि हम पढ़ लेंगे ना, ऐसी चीज इंड्यूस नहीं होती हम में। लेकिन तुम समझ रहे हो, है ना, वैसे काम तो सर हम फटाफट कर देंगे। यस यस, है ना, है ना, है ना, समझ में आई मेरी बात? अरे बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ, आगे चलो, आगे चलो। तो ये बेटा तीन तरह के डाइपोल्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, इसी के इर्द गिर्द हमारा वैंडरवॉल फोर्सेस घूमने वाला है। क्लियर क्लियर? तो चलो फटाफट से नोट करो, नोट हो गया तो डन लिखो, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, फटाफट से नोट करो, नोट हो गया तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। यस, फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फटाफट नोट करना बेटा, डन लिखना, अगर हो गया है तो फिर आगे चलेंगे। हो गया डन? क्या बात कर रहे हो, अरे क्या बात, वेरी गुड। तो अब आ जाइए वैंडरवॉल फोर्सेस पे। बेटा जो वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला जो फोर्स होता है उसका नाम है डाइपोल डाइपोल फोर्स, है ना। वैंडरवॉल फोर्सेस कितने तरह के होते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब आपको ये सारी चीजें बहुत आराम से समझ में आएगी। दूसरा जो होता है वो होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। यस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, ये होता है दूसरा। और फिर उसके बाद जो तीसरा फोर्स है बेटा उसका नाम है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। ये तीन तरह के फोर्सेस हैं जो हमें पढ़ने हैं। ये जो आपका इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल है ना, इसका कुछ और भी नाम है, देखो इसको और क्या बोला जाता है बेटा, इसको डिस्पर्शन फोर्स भी बोला जाता है। यस, इसको और क्या कहा जाता है? डिस्पर्शन फोर्स भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम भी है, लंदन फोर्स भी कहा जाता है। अरे भाई, ये लंदन फोर्स लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि लंदन वाले लोगों के बीच लगता है ये वाला फोर्स, ना 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 ना। ये भाई साहब है एक, है ना, ये भाई साहब है लंदन, ये कोई साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस फोर्स के बारे में बताया था, इस वजह से इसको लंदन फोर्स भी कहते हैं। ठीक है ना? ऑल राइट, क्लियर? तो ये तीन तरह के फोर्सेस हैं जो हमें वैंडरवॉल फोर्सेस वाली कैटेगरी में पढ़ने। अब इनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें समझ में आ चुका है पहले से ही, है ना। डाइपोल डाइपोल क्या मतलब है तुम्हें समझ में आ रखा है, डाइपोल क्या होता है वो तुम्हें पहले से पता है ना। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या है ये भी तुम्हें पहले से पता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या है ये भी पहले से पता है। तो तीनों चीजें मैंने पहले तुम्हें समझा दी, अब एकदम बहुत काम आसान हो गया। आइए आइए आइए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडिंग लिखिए, सबसे पहले हेडिंग लिखिए डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लिखो डाइपोल डाइपोल फोर्स। सर ये क्या होता है? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना भैया, अरे याद करो। देखो देखो देखो, इधर 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 देखो, जैसे मान लो आपके पास है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। यस, और हाइड्रोजन क्लोराइड में सर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है, सर एक डाइपोल है। यस, और ये जो डाइपोल है इसके पास में अगर मान लो आपने एक और डाइपोल रख दिया, इसके पास में एक और डाइपोल रख दिया, तो इस डाइपोल का नेगेटिव एंड इसके डाइपोल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि दो परमानेंट डाइपोल्स के बीच लग रहा है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? डाइपोल डाइपोल फोर्स। और अगर मान लो इसमें हाइड्रोजन होता, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, पढ़ा नहीं है तुमने ढंग से, ना 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 ना, तुमने ढंग से पढ़ा नहीं है भैया। हाइड्रोजन बॉन्ड तो तब होता, हाइड्रोजन बॉन्ड तो तब होता जब यह हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड होता? फ्लोरीन से बॉन्डेड होता, नाइट्रोजन से बॉन्डेड होता, ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता, तब उस डाइपोल डाइपोल फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। है ना, है ना, है ना, समझ में आई मेरी बात? तो अब आइए देखो, तो सर ये डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होता है? आप बोलोगे सर ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है सर? ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल्स, है ना, टू परमानेंट डाइपोल्स, टू परमानेंट डाइपोल्स। और बेटा परमानेंट डाइपोल का मतलब क्या हो गया कि पोलर मॉलिक्यूल होगा ना। डाइपोल तो क्रिएट तभी होता है ना जब वो कैसा हो? पोलर मॉलिक्यूल। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस यस, क्लियर है, आसान है बहुत चीज। और दूसरी चीज, ये जो फोर्स होता है ना,
दिस फोर्स, ये बेटा किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द डाइपोल मोमेंट। ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा? डाइपोल मोमेंट ऑफ परमानेंट डाइपोल। डिपेंड्स ऑन द डाइपोल मोमेंट ऑफ परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल, यस। सर ये कैसे लिख दिया आपने? अरे भाई देख, सिंपल सी बात है, देख मुन्ना, सिंपल सी बात है। अगर मान ले इसका, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा? पहले तो ये सुनो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा? जब इस पे पार्शियल नेगेटिव ज्यादा आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा आएगा। मेरी बात समझ में आ रही? यस यस यस, है ना? इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तब तब ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। चार्ज जितने ज्यादा होंगे ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। यस यस, अच्छा सर ये बात तो सही है। और बेटा ये चार्ज कब ज्यादा होगा? जब इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सर डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा, इसका मतलब क्यू का वैल्यू ज्यादा। यस, चार्ज ज्यादा, और ये चार्ज जितना ज्यादा होगा, इनके बीच अट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है दादा? ये बात समझ में आ गई? तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स का मतलब हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल्स। और ये जो फोर्स होता है बेटा, ये किस पे डिपेंड करता है? डाइपोल मोमेंट ऑफ परमानेंट डाइपोल पे डिपेंड करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी ना इसकी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव उतना ही ज्यादा आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर क्लियर? हाँ, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सर डाइपोल क्या होता है? ये अभी अभी उतरे हैं, है ना? अभी अभी उतरे हैं ये लोग। यस यस यस, ये अभी उतरे हैं लोग, पैराशूट, है ना? इनका अभी ये लैंड किया है, इनको ये नहीं पता अभी डाइपोल क्या होता है। साला डाइपोल पढ़ा के आया हूं मैं तुम्हें, पूरा डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया उधर मैंने, है सब कुछ पढ़ा के आया हूं, और तुम पूछ रहे हो आज डाइपोल क्या होता है भाई? है भाई? हाँ, पैराशूट। चलो नोट कर लो, नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। यस यस, हाँ जी नोट कर लो, नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। नोट कर लो फिर आगे चलेंगे बेटा। और कुछ लोग तो पता है ऐसे हैं, बोले सर इसको लिखने का भी टाइम दो, है ना? अभी मैं देख रहा था, सर इसको लिखने का टाइम दो। अबे क्या बच्चे हो क्या? लू 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 बेटा, लिख ले लिख ले लिख ले, ले देख लिख डाइपोल, ऐसे है? अबे लिखा है 3 नाम, फटाफट से लिखो, काम खत्म करो। इसको लिखने का भी टाइम चाहिए? बताओ, हद है यार मतलब। हाँ लिख लो लिख लो, चलो चलो। हाँ जी, हो गया, डन डन डन। आगे चलते हैं। तो ये सबसे पहला फोर्स था, ये सबसे पहला फोर्स था डाइपोल डाइपोल फोर्स। यस, ये सबसे पहला फोर्स था कौन सा? डाइपोल डाइपोल फोर्स। चलिए जी, फिर आगे चलते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, अगले फोर्स के बारे में बात करते हैं। और दूसरा है बेटा, दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यस, कौन सा है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब मुझे बताओ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच होगा? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच होगा? जो समझदार बालक है, जो समझदार बालक है उसको समझ में आ जाएगा, जो समझदार बालक है उसको समझ में आ जाएगा। देखो सर, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक तो है HCl, मान लेते हैं, है ना सर? HCl है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो ये है डाइपोल। यस, ये डाइपोल है, और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये कैसा है बेटा? एक पोलर मॉलिक्यूल है। मान लो आपने इसके पड़ोस में रख दिया कौन? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, Cl2 रख दिया सर, है ना? इसके पड़ोस में आपने क्या रख दिया? Cl2 रख दिया। सर जो Cl2 है ना, वो कैसा है? नॉन पोलर है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये बिगाड़ देगा सर इसको, ये बिगाड़ देगा सर। जैसे ही ये Cl2 इसके पास आएगा, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, सॉरी रिपेल करेगा। नेगेटिव के बीच रिपल्शन होता है, वैसे आजकल कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी पहले मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रिपल्शन होता है, दैनिक जीवन में कुछ भी हो सकता है। तो ये नेगेटिव इसके नेगेटिव को रिपेल करेगा, चार्ज जो है बेटा इधर इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर वाली साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। तो सर इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया। आप बोलोगे ये है इंड्यूस डाइपोल। ये क्या है? इंड्यूस डाइपोल। और अब तुम समझ चुके हो कि इसका पार्शियल नेगेटिव और इसके पॉजिटिव के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। यस, क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? ए दादा खाना बोलना यार। यस, तो सर ये क्या है? सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस किस के बीच? बिटवीन अ पोलर एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल।
एंड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा सर, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है? यस यस, ये फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा? डिपेंड्स ऑन द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ, डाइपोल मोमेंट ऑफ परमानेंट डाइपोल, है ना। परमानेंट डाइपोल मतलब ये अपने आप हमेशा क्रिएट हुआ रहता है ना, इसी वजह से इसको परमानेंट डाइपोल बोला जाता है, ठीक है ना। दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द डाइपोल मोमेंट ऑफ परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल एंड पोलराइजिबिलिटी। अरे ये नाम सुना है क्या तुमने भाई लोगों? पोलराइजिबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जल्दी से बताओ पोलराइजिबिलिटी का मतलब क्या है? पोलराइजिबिलिटी का मतलब क्या है? जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बताओ बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजिबिलिटी? व्हाट इज पोलराइजिबिलिटी? कौन बताएगा सबसे पहले? जल्दी बोलो बेटा। कहां पढ़ा था? अरे भैया हमने पढ़ा है सर फजान रूल में, फजान रूल में पढ़ा है। पोलराइजिबिलिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितनी आसानी से डिस्टॉर्ट होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट ही तो हो रहा है, इधर वाली साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, इधर वाली साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। यस, तो यही तो होता है पोलराइजिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितनी आसानी से डिस्टॉर्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितनी आसानी से डिस्टॉर्ट होगा, प्लस माइनस उतना जल्दी क्रिएट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही फास्ट हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन को बोला जाता है पोलराइजिबिलिटी। यस यस, मैं लिख देता हूं, है ना, तुम्हारी याददाश्त मुझे पता है कमजोर है। डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यस, डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, ठीक है, तो ये जितना ज्यादा हो उतना ही आसानी से प्लस माइनस क्रिएट होगा। ऑल राइट, वेरी गुड। चलिए जी, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, नोट कर लीजिएगा, डन लिख देना, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ 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 हाँ, गजनियो दादा नोट कर लो, नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। यस यस, डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे, है ना। कुछ ज्यादा तो लिखा हुआ ही नहीं है यार, कुछ ज्यादा तो लिखा हुआ ही नहीं है, कुछ ज्यादा तो लिखा हुआ ही नहीं है। हो गया, हो गया, हो गया। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे चलते हैं और तीसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख देते हैं, तीसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख देते हैं, तीसरा जो सबसे लास्ट में है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, है ना, इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्स। क्या लगता है भाई, क्या लगता है ये किस किस के बीच होना चाहिए? ये किस किस के बीच होना चाहिए बताओ, देखें। अगर तुम्हें कहानी समझ में आई है तो बताओ किस किस के बीच होना चाहिए। सर ये होगा, जैसे मान लो आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है Cl2। यस, ये सर सब कुछ अच्छा था इसके साथ, है ना, सब कुछ अच्छा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल थी, लेकिन मोमेंटरीली किसी रीजन की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर अनसिमेट्रिक हो गई, है ना, अनसिमेट्रिक होगी सर। इसमें अपने आप, इसमें सर अपने आप, सर इसमें अपने आप डाइपोल क्रिएट हो गया, है ना, अपने आप डाइपोल क्रिएट हो गया, अपने आप डाइपोल क्रिएट हो गया। तो इस वजह से, इस वजह से इसको बोला गया है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसको क्या बोला गया? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और जैसे ही इसमें डाइपोल क्रिएट हुआ, इसके पास में, इसके पास में एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल रखा गया था, इसने क्या किया? इसमें डाइपोल इंड्यूस कर दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल किया, इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सर इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से इसमें डाइपोल इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड डाइपोल है। ये क्या है जनाब? इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आपको अब तो समझ में आ ही गया ये बात, है ना। तो ये जो फोर्स है, ये किस किस के बीच लगता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। ये किस किस के बीच लगेगा? दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। और ये जो फोर्स है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन, यस, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन
दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन पोलराइजिबिलिटी। यस, कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होता है उस पर डिपेंड करेगा। पोलराइजिबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलराइजिबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो फटाफट से इसको नोट कर लो। यस यस, फटाफट से नोट कर लो, और अगर नोट हो जाए तो डन लिखियो, फिर आगे चलेंगे। नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। यस यस यस, नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे भैया। डन डन डन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, मैंने आपसे पूछा यार स्ट्रेंथ बताओ, स्ट्रेंथ। मैंने आपसे क्या पूछा कि तुम बताओ कौन सा फोर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रोंग है ना। स्ट्रेंथ की बात करी मैंने। स्ट्रेंथ किस किस के बीच, स्ट्रेंथ की बात करी, एक तो था आपके पास डाइपोल डाइपोल, यस, एक तो था डाइपोल डाइपोल। फिर मैंने आपसे पूछा दूसरा है बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यस, दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और तीसरा आपका लंदन फोर्स, क्या लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्शन फोर्स। बताइए आपका स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपका जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए। यस यस यस, जल्दी बोलो, अरे मुन्ना जल्दी बोलो रे मुन्ना, स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्या लगता है। ऑब्वियस ही बात है सर, देखो यहां पर डाइपोल डाइपोल में दोनों परमानेंट डाइपोल है ना, दोनों परमानेंट डाइपोल है, प्लस माइनस का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नीट्यूड इन सब में ज्यादा होता है। और सर ये जो लंदन फोर्स होता है ना, ये देखो वैंडरवॉल फोर्सेस वैसे ही वीकेस्ट फोर्स होते हैं, और उनमें भी जो आपका लंदन फोर्स होता है ये वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये कौन सा होता है बेटा, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर, आपको मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना, है ना, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, ये जो फोर्स है डाइपोल डाइपोल फोर्स, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴. This is directly proportional to 1/r⁴, and this is also directly proportional to 1/r⁴. अब आप बोलोगे सर ये r क्या है, ये r क्या है, ये है r का मतलब है बेटा यहां पर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, है ना, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन दी एटम्स। यस यस यस, दो डाइपोल के बीच कितने डिस्टेंस है, अगर वो r है, जैसे मान लो ये वाले दो डाइपोल थे ना, ये दो डाइपोल है, इनके बीच डिस्टेंस कितना है r, तो ऑब्वियस ही बात है ये डिस्टेंस r जितना ज्यादा होगा ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही कम होगा, फोर्स जो होगा वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, हाँ, फोर्स जो होगा वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये एग्जैक्ट रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये एग्जैक्ट रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴, ये पूछा गया है आपके जेईई के एग्जाम में। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶, और ये भी r⁶ है। ठीक है, ये भी r⁶ है। इसको आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कह सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन दी एटम्स भी कह सकते हो। क्लियर है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पर एक छोटी सी कहानी और है, आपकी एनसीईआरटी ना दो चीज लिखती है कि सर ये इसमें दो रिलेशन होते हैं, r⁵ भी और r⁶ भी। ठीक है, r⁵ भी और r⁶ भी। ज्यादा जो यूज किया जाता है वो ये वाला होता है। सर ये r⁶ कब होता है, फॉर रोटेटिंग डाइपोल्स। अगर आपका डाइपोल रोटेट कर रहा है, एक जगह पर टिका हुआ नहीं है, तो आपका जो लंदन फोर्स, आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा बेटा वो r⁶ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर आपका डाइपोल स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब समझते हो, एक जगह पर रुका हुआ डाइपोल है, अगर एक जगह पर रुका हुआ डाइपोल है तो उसके लिए r⁵ होगा स्टेशनरी, है ना, फॉर स्टेशनरी डाइपोल। ठीक है, अब ये बोला गया है तो हमें इसी तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा।
क्लियर है? अगर मान लो इन दोनों में से कोई एक पूछे, आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे? इस वाले को, आर टू दी पावर क्यूब, आर टू दी पावर 6 तभी आपको मेंशन करना है, आर टू दी पावर 6 तभी आपको मेंशन करना है जब उसने लिखा हो फॉर रोटेटिंग डाइपोल। अगर नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो आप उसको स्टेशनरी मान के हुए सॉल्व करोगे। क्लियर है? क्लियर है? रोटेटिंग मतलब रोटेट कर रहा है बे, रोटेशन का मतलब और क्या होता है? हाँ, ठीक है। हाँ, तो बेटा इसको इसी तरह से ध्यान में रखना है, फटाफट से नोट कर लो, नोट हो जाए तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। नोट हो जाए तो डन लिखो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी देखिए। यस यस यस, हाँ हाँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। यस, डन डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, ये तो था वेंडरवॉल फोर्सेस, है ना, ये तो थे वेंडरवॉल फोर्सेस। अगर मैं और आपको इसी में एक छोटी सी चीज और डिस्कस करूं ना, तो जो वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना है? जो वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, वेंडरवॉल फोर्सेस, वेंडरवॉल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल लिख दो या फिर मोलर वॉल्यूम लिख दो, है ना, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऐसे भी लिख सकते हो आप, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। यस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेंडरवॉल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। जहां पर सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, आप लोग बोलोगे वेंडरवॉल फोर्सेस उतने ही स्ट्रांग है, आप लोग बोलोगे वेंडरवॉल फोर्सेस उतने ही स्ट्रांग है। देखो अब आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे हो गया, है ना, सर ये ऐसे कैसे हो गया? तो देखो इसका रीजन क्या है ना, देखो इसका रीजन क्या है। हमने बात करी कि भाई वेंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं? दो आपके पास मॉलिक्यूल है, उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। अगर आपका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा ना, है ना, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा ना, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, तो आउटर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी दूर होंगे, बोलो, आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर होंगे, और उन पे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस बहुत कम होगा। अगर उन पे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस बहुत कम है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को बड़े आराम से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इस मॉलिक्यूल को आप बड़े आराम से पोलराइज कर सकते हो, प्लस और माइनस बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हो। सोच के देखो, जैसे मान लो एक बंदा है ना, एक लड़का है, उसका उसका पेरेंट्स के साथ एकदम कनेक्शन बहुत जबरदस्त है ना। अगर वो घर से बाहर भी निकलता है ना, घर से बाहर भी निकले तो अपने पेरेंट्स को बता के जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितनी बजे वापस आऊंगा, और उसके पेरेंट्स भी बहुत जबरदस्त ध्यान रखते हैं उसका, है ना। तो वो किसी और के इन्फ्लुएंस में आने की टेंडेंसी उसकी बहुत कम होगी। और एक और दूसरा बच्चा है, उसके पेरेंट्स को कोई लेना देना नहीं है, मेरा बेटा बेटी कुछ भी करे, तो वो किसी और के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाएगा, उसमें डाइपोल बहुत जल्दी इंड्यूस हो जाएगा, है ना, वो बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर केस है, अगर आपका साइज छोटा है मॉलिक्यूल का, तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अगर अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, तो बेटा उसमें उसमें आप इस तरह से डाइपोल इंड्यूस नहीं करवा पाओगे। लेकिन अगर साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, तो आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें पोलैरिटी बड़े आराम से इंड्यूस हो जाएगी, बिकॉज उसके आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ सकते हैं, है ना। इसी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स को दूसरा वाला बड़े आराम से, ये नेगेटिव उसके इलेक्ट्रॉन को बड़े आराम से रिपेल कर सकता है, और इन इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी काफी कम है। तो पोलैरिटी बहुत जल्दी इंड्यूस हो जाएगी अगर आपका साइज बड़ा हो तो। क्या मेरी बात समझ में आई? यस यस यस, क्या ये बात समझ में आई? है ना। तो ये सारी चीजें एक ही है, वेंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और मोलिकुलर वॉल्यूम, एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हीलियम के दो एटम हैं, एक तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और एक नियोन के दो एटम्स है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। बताइए, देखो ये भी वेंडरवॉल फोर्स है, ये एक नॉन पोलर है ना भाई। जो नोबल गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज होती है ना, नोबल गैसेज, उनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है? लंदन फोर्स, है ना। इनको नॉन पोलर कंसिडर किया जाता है, ये नॉन पोलर ही तो है। यस, किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बना रही, है ना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कहां पर वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
कहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो आप बोलोगे सर नियॉन नियॉन के बीच लगने वाला वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इसका साइज बड़ा है। मेरी बात समझ में आई? यस, ये वेंडरवॉल फोर्स का ऑर्डर है, वेंडरवॉल फोर्स। क्लियर है? समझ में आ गई ना बात? मॉलिक्यूलर साइज इतना बड़ा होगा, आपका वेंडरवॉल फोर्सेस उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। क्लियर? इसको नोट करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ एक दो चीज और बताता हूं आपको, कुछ एक दो चीज और बताता हूं आपको। हाँ हाँ हाँ, नोट कर लिया? डन? अरे तो 2 लाइन लिखी है, कर लिया होगा भाई। यस यस यस, डन है ना? ये तो बहुत आराम से कर लिया होगा। और देखो देखो, कुछ और भी फोर्सेस होते हैं, है ना? हालांकि ये वेंडरवॉल फोर्सेस नहीं होते। जैसे मान लो कुछ और फोर्सेस क्या होते हैं, एक होता है आयन आयन फोर्स, है ना? दो आयन के बीच लगने वाला फोर्स। एक होता है बेटा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन डाइपोल फोर्स। कौन सा होता है? आयन डाइपोल फोर्स। और एक होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। यस, ये वेंडरवॉल फोर्सेस नहीं होते, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं। वेंडरवॉल फोर्सेस वही होते हैं जिसमें डाइपोल इंड्यूस होता है। यहां पर आयंस इन्वॉल्व हैं, तो आपका ये आपका वेंडरवॉल फोर्सेस नहीं है, ये वेंडरवॉल फोर्सेस नहीं है, बट फिर भी फोर्स तो है ना बेटा? ये वेंडरवॉल फोर्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्स तो है ही ना, है ना? है ना? जैसे मान लो 2 आयंस हैं, एक है Na+ और दूसरा है Cl-, तो इसके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? सर ये है आयन आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कौन सा बेटा? आयन आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे मान लो ऐसा है, एक लिखा है मैंने Na+ और इसके पास में लिख दिया HCl। देखो ना, अरे भाई ये हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, तो सर ये है डाइपोल। ये क्या है बेटा? डाइपोल। और ये है आयन। तो एक आयन और डाइपोल के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोला जाएगा सर आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे बोलो ना यार दादा, हाँ ना बोलना यार। तुझे बात समझ में आई क्या मेरी? बोलो बोलो बोलो, है ना? ये तो आयोनिक बॉन्ड जैसा ही हो गया। अरे बोलो ना, आयन आयन जो फोर्स है बेटा, ये तो आयनिक बॉन्ड जैसा ही हो गया ना? अरे बोलो ना यार। यस, बात सही है। है ना? अच्छा, हाँ मतलब अरे आयनिक, आयोनिक तो है ही ना, आयोनिक भी तो इसी कैटेगरी का है। आयन आयन फोर्स ही तो है यार, आयोनिक भी, हद है मतलब। अच्छा एक चीज और देखो, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा है Na+ और इसके पास में रख दिया मैंने Cl2, है ना? ये कैसा है Cl2 बेटा? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके पास में आपने Na+ रखा। जैसे ही आप इसके पास Na+ लेके जाओगे, ये Na+ क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इस साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना? इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया, इसको आपने नाम दे दिया आयन इंड्यूस डाइपोल। क्या नाम दे दिया? आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्स। यस, इसको नाम दे दिया आपने आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्स। ठीक है ना? तो आयन डाइपोल किसके बीच लगेगा? आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल, है ना? डाइपोल डाइपोल है इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, और इंड्यूस डाइपोल है इसका मतलब आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स होगा उसको बोला जाएगा आयन इंड्यूस डाइपोल। क्लियर है? ये तो बहुत आसान चीज है। ठीक है दादा, इसको नोट कर लो। लेकिन मैं बता दूं, ये वेंडरवॉल फोर्सेस वाली कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है ना? ये वेंडरवॉल फोर्सेस वाली कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये नॉर्मल फोर्सेस हैं, इनको आप वेंडरवॉल फोर्सेस नहीं कह सकते। क्लियर है? नोट करो, देखे बेटा, नोट करो इसको। हाँ, फिर आगे चलेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हो जाए तो डन लिखना, हो जाए तो डन लिखना बेटा। हाँ, हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। हो जाए तो डन लिखियो भाई, फिर आगे चलेंगे। डन डन डन। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, अब अगर मान लो ये सारे फोर्सेस मैं एक साथ लिख दूं, है ना?
मान लो ये सारे फोर्सेस मैं एक साथ लिख दूं और इनमें मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तुमसे, है ना, कौन कौन से फोर्सेस लिखे हैं मैंने? एक लिखा है आयन आयन, ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है मैंने आयन डाइपोल, ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है मैंने डाइपोल डाइपोल, ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है मैंने आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है मैंने डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और सबसे लास्ट में लिखा है मैंने लंदन, है ना, सबसे लास्ट में लिखा है मैंने लंदन फोर्स। तो आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी, आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि इनके बीच जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो ये होता है ना, स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है। आयन आयन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर उसके बाद आयन डाइपोल, फिर उसके बाद डाइपोल डाइपोल, फिर उसके बाद आएगा इंड्यूस वाला, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और सबसे लास्ट में लंदन फोर्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। और आपको यह जानकर भी बड़ी खुशी होगी कि जो आयन आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आयन डाइपोल जो होगा वो होगा आर टू द पावर 2। ये डाइपोल डाइपोल आपको बताया गया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टू द पावर आर टू द पावर क्यूब, है ना। ये वाला होता है बेटा, इसको याद रखना भी आसान है, 1/r⁴। और ये जो दोनों होते हैं ये दोनों ही r⁶ होते हैं, ये दोनों ही r⁶ होते हैं। क्लियर है ना। तो ये रिलेशन है बेटा, सारा सब कुछ मैंने कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने डाल दिया, सब कुछ, इसमें बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, हर चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। अब जितना याद रह जाए उतना तुम्हारे लिए बढ़िया है। यस यस, ठीक है बेटा, नोट किया आप लोगों ने, इसको फटाफट से नोट कर लेना, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और बताएंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और बताएंगे। क्लियर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। जहां पर आयन इन्वॉल्व है ना वो ज्यादा होगा, आयन के साथ डाइपोल है उसके बाद आएगा, है ना, और इंड्यूस वाले सबसे लास्ट में आएंगे, खत्म है, इसमें क्या कंफ्यूजन है यार, है ना। और वैसे अब पढ़ोगे नहीं तो फिर सारी दुनिया ही कंफ्यूज ही लगेगी, है ना। यहां पर मैं आयन भी लिख दूंगा ना थोड़े टाइम बाद वो भी कंफ्यूजिंग लगने लगेगा कि सर ये आयन क्या है मतलब। यस, हाँ चलिए फिर आगे चलते हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं, एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं। आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यस, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर तुमने ये वाली बात याद रख ली तो तुम यूं मानो तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। यस यस यस, अरे भाई इस बात को याद रख लेना, कसम खा लेना और गांठ बांध लेना ना, भूलोगे नहीं, कसम मेरी तो खाओगे नहीं तुम लोग, है ना। पता ही है सर ये कैसे हुआ, देखो सिंपल सी बात है। जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल है ना, ए और ए, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और बी और बी इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने कहा भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? आपने कहा सर देखो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मान लो मैं वाटर को बॉईल करना चाहूं, थोड़ा सा लॉजिक समझो इसके पीछे। जैसे मान लो मैं वाटर को बॉईल करना चाहूं, वाटर मेरे पास लिक्विड स्टेट में है, उसको अगर मुझे बॉईल करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड स्टेट में, वाटर के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ना पड़ेगा। मैं ऐसे कह सकता हूं, यस यस यस, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। और जब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ूंगा तभी तो ये वेपराइज होगा, तभी तो ये गैसियस स्टेट में जाएगा। दादा हाँ ना बोलना यार, सही कह रहा हूं ना। अगर लिक्विड को वेपराइज करना है तो लिक्विड लिक्विड के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो गैसियस स्टेट में जाएगा, है ना। और अगर सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, सर इसको बॉईल करने के लिए आपको उतना ही ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई ऐसा लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है ना, ठीक ठीक। अब जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात आती है तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हम लोगों ने एक तो पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड,
याद है तुम्हें, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, और दूसरा अभी हम लोगों ने पढ़ा सर कौन सा, वैंडरवॉल फोर्स भी हो सकता है। बोलो बोलो बोलो। लेकिन सर हाइड्रोजन बॉन्ड और वैंडरवॉल में से सो आपका वैंडरवॉल होता है वो वीकेस्ट होता है ना, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सर। कैसा होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मेरी बात आपको समझ में आई? यस। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड और वैंडरवॉल दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हो, तो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मेरी बात तुम्हें क्लियर है ना? अगर मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। यस, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, क्या बोलोगे? और एक और क्वेश्चन पूछा है, मान लो मैंने H2S, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लिया है ना, HCl, HBr, HI, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लिया, क्या ऑर्डर होगा जल्दी से बताओ। क्या यहां पर कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? सर यहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती है ना, अकेले हैं। सर यहां तो लग रहा है वैंडरवॉल फोर्स, ठीक है। और सर जो वैंडरवॉल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। सर साइज इतनी बड़ी होगी वैंडरवॉल फोर्सेस उतने ही स्ट्रांग होंगे। सर सबसे बड़ी साइज है जिनॉन की। यहां पर जो वैंडरवॉल फोर्सेस हैं सर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और जहां इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी उसी का ज्यादा होता है। इसी वजह से सर डाउन द ग्रुप जाने पर आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। बताइए क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ ना बोलो, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, है ना। और अगर मान लो इसमें ऑर्डर पूछे क्या कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? सर यहां तो नहीं हो सकती। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो यहां पर भी सर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? सर वैंडरवॉल है। और वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिपेंड करता है किस पे? साइज पे। टेलुरियम का साइज सबसे बड़ा है, तो सर यहां वैंडरवॉल फोर्सेस सबसे स्ट्रांग है, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगा। यस यस यस, समझ में आई आपको बात? वैसे ही सेम लॉजिक यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, HCl के दो मॉलिक्यूल्स के बीच, HBr के दो मॉलिक्यूल्स के बीच, और HI के दो मॉलिक्यूल्स के बीच, यहां पर भी वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा। और वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना। इसका साइज सबसे बड़ा है, इसका साइज सबसे बड़ा है, तो HI के दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होगा, और इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम हो जाएगा अगर आप तीन में कंपेयर करोगे तो। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है भाई, हर चीज इतनी एक दूसरे से रिलेटेड है ना। और जिस दिन तुम क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ोगे ना इनऑर्गेनिक, और जिस दिन तुम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे, उस दिन तुम्हें याद आएगा ये केमिकल बॉन्डिंग। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने केमिकल बॉन्डिंग कितनी ईमानदारी से पढ़ रखा है, कितना अच्छे से पढ़ रखा है। तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम ऐसे हलवा हो जाएगी, हलवा, है ना। ये मेरी गारंटी है अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। यस यस, मेरी बात समझ में आई? एच बॉन्ड वाला एग्जांपल भी देंगे अभी बेटा, एच बॉन्ड वाला एग्जांपल भी देंगे, है ना। एच बॉन्ड वाला भी आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, और अगर नोट हो जाए तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। यस यस यस, इसको नोट कर लो, अगर नोट हो जाए तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, है ना, है ना, है ना। हाँ जी हाँ जी, नोट करो बेटा, नोट हो जाए तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड वाले भी एग्जांपल देंगे, है ना। अब देखो एक बच्चा बोल रहा था सर HCl में तो कोवेलेंट बॉन्ड है। अबे H और Cl के बीच बॉन्ड की बात नहीं हो रही यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात हो रही है। HCl के दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स की बात हो रही है। देख रहे हो तुम, ऐसे भी महान आत्माएं हैं, क्या करें इनका। HCl के दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। क्लियर, नोट कर लिया। तो चलिए फिर ये वैंडरवॉल फोर्सेस वाला जो पार्ट है ये खत्म हो गया। देखो 2020 का क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर पूछा गया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर पूछा गया, 5 सेकंड में कर दोगे, घर पे कर लेना इसको, है ना। 5 सेकंड का क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, घर पे कर लेना इसको। क्लियर। फिर उसके बाद एक और देख लो, अभी तुम्हें बताता हूं ना, तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन नोट से आते हैं सीधे सीधे। देख लो, ये देखो ये लिखा हुआ कौन से साल का है,
ये भी 2020 का क्वेश्चन है। आयन आयन डाइपोल डाइपोल लंडन डिस्पर्शन, इसके बीच आर के साथ रिलेशन दे रखा है, देख लेना अपनी कॉपी में है, ये आपका होमवर्क है, कर लेना इसको भी। ठीक है, एक और देख लो, है ना, तुम्हें समझ में आना चाहिए। यह है बेटा जेई मेन 2015 का, इफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये भी तुम्हारा होमवर्क है, खुद से कर लेना। ऐसे क्वेश्चन तुम 5-5 सेकंड में करके आओगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नोट्स अच्छे से पढ़े होने चाहिए, तब जाके होंगे भाई 5 मिनट में, है ना, वरना नहीं काम चलेगा ऐसे, वरना नहीं काम चलेगा। आइए आइए बात कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। ठीक है, वेंडरवॉल फोर्स के बारे में अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे, आप वेंडरवॉल फोर्सेस के बारे में और ज्यादा पढ़ते जाओगे, है ना। अभी वेंडरवॉल फोर्सेस के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, क्लियर है। आ जाओ फिर, हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिख लो, क्या, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, सबसे पहली चीज जो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किसको अफेक्ट करती है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को, है ना। जैसे मान लो एच, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, जैसे एच है, एच के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मान लो, तो ऐसे बहुत सारे एच के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते जाएंगे, है ना। तो जो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किसको बढ़ाती है, एसोसिएशन को बढ़ाती है ना, है ना, है ना, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स तब ज्यादा होगा जब मॉलिक्यूल्स की कौन सी बॉन्डिंग होगी, कौन सी बॉन्डिंग होगी बेटा, इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी, है ना। अगर इंट्रामॉलिकुलर है तो हम लोगों ने बात करी थी, है ना, इंट्रामॉलिकुलर है तो हम लोगों ने बात करी थी। अरे ये पेज खाली छुड़वाए थे ना, अरे हाँ, होता जिगजैग है, मैंने ऐसे ही लिखा है, समझाने के लिए लिखा है, ये होता जिगजैग है, समझाने के लिए लिखा है। अरे मैंने तुम्हें 2-3 पेज खाली छुड़वाए थे ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद। कोई कह रहा कहां लिखे, अपने सर पे लिखो, सर पे लिखो अपने, सामने कोई दीवार दीवार है तो रंग डालो उसको, अबे कॉपी में लिखोगे भाई। और बोला तो था वेंडरवॉल से पहले 2-3 पेज छोड़ने हैं, है ना, वहां पे लिखने को बोल रहा हूं मैं, और कहां लिखोगे यार तुम लोग, हद है मतलब, है ना। और देखो, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। क्या है वो क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं। एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है कि आपका जो KHF2 होता है, एक मॉलिक्यूल होता है KHF2, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, बट KHCl2, KHBr2 एंड KHI2 एग्जिस्ट नहीं करता, KHI2 एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डज नॉट, वाई, है ना। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि KHF2 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन बेटा KHBr2, KHCl2 और KHI2 एग्जिस्ट नहीं करता। सर ये है तो सारे एक ही, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, फिर भी क्यों नहीं होता। देखो मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअली KHF2 एग्जिस्ट क्यों करता है, इसको आप समझो। बेटा KHF2 क्या होता है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये आयनिक होता है, K+ और HF2-। ठीक है, क्लियर। और HF2- जो होता है ना, उसमें पता है क्या होता है, उसमें F- और H और F के बीच होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओ भाई साहब, देख रहे हो कितनी प्यारी चीज है भाई, कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। F- और हाइड्रोजन के बीच होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। इस वजह से कि HF2- एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर मान लो KHCl2 होता तो यहां HCl2- होता। दादा बोलना यार, यहां Cl2- होता और यहां Cl- और हाइड्रोजन के बीच H बॉन्डिंग नहीं होती, Cl- और H के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, और आपका KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता। जब KHCl2 नहीं करेगा तो Br2 और I2 तो एग्जिस्ट करने से रहा। मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या, यस 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 यस, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई क्या। दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा, बहुत प्यारी चीज है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, नोट कर लो इसको, हो जाए तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं, अगले कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं। यस, हाँ जी बेटा नोट करो,
फिर उसके बाद आगे चलते हैं। डन। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, अगला जो कॉन्सिक्वेंस है बेटा वो है वोलेटाइलिटी, है ना। अच्छा देखो, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइलिटी। अगर कोई कहे कि ये वाला सब्सटेंस ज्यादा वोलेटाइल है और ये वाला सब्सटेंस कम वोलेटाइल है, इसका मतलब क्या बताए। अगर ज्यादा वोलेटाइल है इसका मतलब, अगर ज्यादा वोलेटाइल है इसका मतलब बहुत जल्दी उड़ जाता है वो एकदम से, है ना, वेपर बन जाती है उसकी जल्दी, है ना, वो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना पेट्रोल बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, क्यों, क्योंकि पेट्रोल की एकदम से वेपर बन जाती है ना। एसीटोन बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, हाँ बहुत जल्दी उड़ जाएगा। अब वो उड़ता क्यों है पता है, वो उड़ता इसलिए है, वो ज्यादा वोलेटाइल इसलिए होता है, ज्यादा वोलेटाइल इसलिए होता है बिकॉज उसके जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी वजह से वो बहुत जल्दी उड़ जाता है ना। तो अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वोलेटाइलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है अगर मॉलिक्यूल में जबरदस्त, दो मॉलिक्यूल के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो उसकी वेपर आसानी से नहीं बनेगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जबरदस्त है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, आसानी से वेपराइज नहीं होगा। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, आपकी वोलेटाइलिटी वोलेटाइलिटी उतनी ही कम होगी, है ना। और अगर मान लो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इंट्रामोलिकुलर है, तो इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा, वो क्या करता है, वो वोलेटाइलिटी को बढ़ाता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा तो वोलेटाइलिटी ज्यादा होगी। इस बात को आप याद रखें, कसम खा लें कि भैया आप भूलोगे नहीं, और कसम मेरी आपको नहीं खानी है ना, मेरी आपको नहीं खानी। समझ में आई मेरी बात। तो अगर कहीं पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका मतलब वोलेटाइलिटी कम होगी, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है मतलब वोलेटाइलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। अच्छा देखो, जैसे मान लो कि एग्जांपल देता हूं मैं, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, आप मुझे इसका जवाब देना। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, विच इज मोर वोलेटाइल, विच इज मोर वोलेटाइल, विच इज मोर वोलेटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और बेटा दूसरा दे रखा है पैरानाइट्रोफिनॉल, है ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। जल्दी से बताइए कौन ज्यादा वोलेटाइल है, कौन बताएगा इसका जवाब सबसे पहले, जल्दी बोलो मुन्ना, जल्दी बोलो मुन्ना, फटाफट फटाफट फटाफट, भाई लोगों फटाफट बोलो, कौन ज्यादा वोलेटाइल है दादा। यस 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 यस, कौन ज्यादा वोलेटाइल है देखो, ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा पैरा पैरा, वाह, अबे अकल के अंधो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये होता है ना, कल ही बताया था आप लोगों को, ये होता है ना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब यही तो होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सर यहां पर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी, याद है तुम्हें, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी। और सर जो आपने बताया था ना पैरानाइट्रोफिनॉल, यस, पैरानाइट्रोफिनॉल सर ये होता है सर, सर यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कौन सी, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड, ठीक है मुन्ना, ठीक है। तो इसका मतलब सर इंट्रा ज्यादा होगा, वोलेटाइलिटी ज्यादा होगी, दिस इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से दिस इज मोर वोलेटाइल। ये क्या होता है बेटा जी, ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो जो पैरा वाले हैं ना, पैरा वाले, खुद से खुद से अपने गाल पे दो चांटे मार लेना जोर से, है ना, लाल हो जाना चाहिए। नोट कर लो इसको, डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी नोट करो इसको, डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी हाँ जी, नोट करिए नोट करिए।
बेटा नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। अगली अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। हो गया हो गया। अब तुम ये सारी चीजें ना कितने डेप्थ में पढ़ रहे हो ना, कभी अपनी कॉपी वॉपी अपनी किताब जो भी आपके पास है ना वो उठा के देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें चीजें कितनी बढ़िया ढंग से पढ़ी है ना, है ना। चलो आगे चलते हैं बेटा। तीसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑन फिजिकल स्टेट। इफेक्ट ऑन फिजिकल स्टेट, देखो इफेक्ट ऑन फिजिकल स्टेट की हम लोग बात कर लेते हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूं, देखो ऐसा कहा जाता है कि HF इज लिक्विड, HF इज लिक्विड बट HCl इज गैस। ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्यों हुआ, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्यों हुआ। एक और क्वेश्चन आता है कि H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। देख रहे हो आप लोग, ऐसा क्यों हुआ? कोई लॉजिक दे सकता है इसका? कोई मुझे रीजन बता सकता है क्या? है भाई, ए भाई, अरे कोई लॉजिक बता सकता है इसका ऐसा क्यों हुआ? तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई लॉजिक बताएगा इसका ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ, कोई लॉजिक बताएगा? यस, अरे मुन्ना देख एक चीज देख, तू बहुत प्यारी चीज देख तू। होता क्या है, HF के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, HF के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं सर, इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? सर यहां पर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मानते हो इस बात को? यस। और जो आपका HCl है, क्या HCl के दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है? सर नहीं होगा। तो यहां पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? सर वैंडरवॉल डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है ना। अरे बोलो, यहां पर कौन सा फोर्स होता है बेटा? डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो सर डाइपोल डाइपोल जो है ना वो तो वीक है इसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब HF के दो मॉलिक्यूल के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग है तो किसमें होगा? लिक्विड में। और यहां पर वीक फोर्स है तो किसमें होगा? गैस में। भाई गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होता है ना दादा। अरे बोलो, यस यस यस, अरे हाँ ना बोलो। और सेम रीजन है यहां पर भी, सेम रीजन है यहां पर भी। H2O के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के दो मॉलिक्यूल्स के बीच हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? सर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और वैसे ही अगर आपने H2S के दो मॉलिक्यूल लिखे हैं, सर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता सर, यहां पर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता। और डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक है सर, वो वीक है सर इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो लिक्विड स्टेट में जाएगा, है ना। तो इसी वजह से H2O लिक्विड होता है, H2S गैस होता है, HF लिक्विड होता है, HCl आपका गैस होता है। मेरी बात समझ गए? यस यस यस। बेटा अब कोई कह रहा है सर सॉलिड क्यों नहीं हुआ? बेटा सॉलिड के लिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भयंकर होना चाहिए, है ना, उसके लिए और जबरदस्त होना चाहिए, तब वो सॉलिड स्टेट में जाएगा। यस यस, क्लियर? ठीक है जनाब। तो बेटा ये नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, है ना, फटाफट से लिख दो। अब देखो चीजें कैसे जा रही हैं, मतलब ऐसे ऐसे उड़ रही हैं अब चीजें, क्योंकि आप लोगों ने समझ ली है हर चीज को, है ना। बेटा कोई भी चीज, अरे तो सॉलिड तो ये भी होता है ना, H2O भी तो सॉलिड होता ही है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे थोड़ी ना होता है सॉलिड। रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, रूम टेम्परेचर पे H2O सॉलिड थोड़ी ना होता है। कैसी बात कर रहे हो, मतलब है, कैसी बात कर रहे हो भाई? कुछ गलत चीज खा ली क्या? कुछ गलत चीज का सेवन कर लिया लग रहा है, हैं? नोट कर लिया? यस यस, डन 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 डन। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ आगे चलो, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, और वो है बॉइलिंग पॉइंट, है ना, वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो सर बॉइलिंग पॉइंट अभी हम लोगों ने बात करी थी, ये मैं आपको पीछे पढ़ा के आया हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया? कि सर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बताया था ना आप लोगों को, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है। एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, HF, HCl, HBr और HI, इसमें आपको ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना है ना, इसमें आपको ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना। देखो एक बार के लिए आप क्या करो, एक बार के लिए आप भूल जाओ HF को, आप सिर्फ ध्यान रखो HCl, HBr और HI।
देखो इसमें अभी हम लोगों ने बात करी, यहां पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा? वैंडरवॉल होगा। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड तो है नहीं, तो वैंडरवॉल ही तो होगा। और जो वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सर, वो साइज पे डिपेंड करता है। तो साइज बढ़ रही है, इसका मतलब वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने स्ट्रांग होंगे, आपने कहा सर बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। यस, लेकिन जो आपका HF है बेटा, यहां पर कौन सा फोर्स होता है सर? यहां होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और सर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है सर, वो तो वैंडरवॉल से स्ट्रांग होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन HF में ज्यादा स्ट्रांग है इंटरमोलिकुलर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तुम्हें पता भी नहीं है कि ये कितनी जबरदस्त चीज तुम लोगों ने पढ़ रहे हो आप लोग। ये बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज ना बहुत ही भयंकर है, बहुत जबरदस्त है। यस यस यस, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? क्या तुम्हें ये वाली चीज समझ में आई? कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। यस, अरे बोलो दादा। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो एक और क्वेश्चन पूछा तुमसे, एक और क्वेश्चन पूछा तुमसे, H2O, H2S ओल्ड स्टाइल से टेपो, है ना? इसमें आपसे पूछ लिया, बताइए ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसमें आपसे पूछ लिया ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? क्लियर क्लियर? आपने कहा सर एक बार के लिए H2O को भूल जाओ, H2S, H2SC और H2TE। सर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं सर, यहां तो वैंडरवॉल है, और सर वैंडरवॉल में डाउन द ग्रुप जाने पर इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो हमारा H2O है सर, यहां है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो यहां पर आएगा H2O, है ना? ये एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन तो नहीं है, लॉजिकल चीज है ना। बहुत सारे लोग बोल देंगे एक्सेप्शन है, बेटा एक्सेप्शन नहीं है, लॉजिकल चीज है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस यस यस, क्लियर है? हाँ जी हाँ जी, इसको नोट कीजिए। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं, है ना? एक दो एग्जांपल और करते हैं, नोट करो। नोट हो जाए तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी हाँ जी, नोट कर लो, नोट हो जाए तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। यस यस, बड़ा नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त चीज है यार। मतलब केमिकल बॉन्डिंग हो गया, आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स है ना, ऐसे चैप्टर से एकदम पढ़ के मजा आ जाता है इनमें। थोड़ा सा बोरिंग कब हो जाता है? जब वो आ जाता है ना कंपाउंड्स की प्रिपरेशन वगैरह, है ना, वहां पर जाके लफड़ा हो जाता है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हो गया डन। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया। अब देखो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि NH3, नाथू, पप्पू, आंसू, सब बीमार, है ना? सब बीमार। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, वापस से वही लॉजिक लगाओगे आप तो, है ना? वापस से वही लॉजिक लगाओगे। आप बोलोगे सर यहां ना, यहां सर, यहां पर ना, यहां तो है सर वैंडरवॉल। यस, यहां तो है सर वैंडरवॉल, और यहां पर है सर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना? तो सर NH3 जो है ना, NH3 है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, है ना? सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहां आता है कहानी में ट्विस्ट, यहां आता है बेटा कहानी में ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट क्या है? PH3, फिर उसके बाद ASH3, यहां पर आ जाता है NH3। NH3 का बेटा सबसे ज्यादा नहीं हो पाता, ठीक है? NH3 का सबसे ज्यादा नहीं हो पाता, NH3 बॉइलिंग पॉइंट में यहां पर आता है। इस बात को बस याद रखना है, ठीक है? सर ये छोटा सा एक्सेप्शन है, छोटा सा एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बढ़ता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ पाता कि वो सबसे ज्यादा हो जाए, है ना? इतना नहीं बढ़ पाता कि वो सबसे ज्यादा हो जाए। क्लियर है? इतना नहीं बढ़ पाता कि वो सबसे ज्यादा हो जाए। इतना सा ध्यान रखना है बेटा, ठीक है? ठीक है, बढ़ता है लेकिन इतना नहीं कि सबसे ज्यादा हो जाए ना, इतना सा याद रख लियो। ये छोटा सा एक्सेप्शन है, इसको आप कहानी को अलग से ध्यान रखोगे, ठीक है ना? और ये सारे ऑर्डर ना, ये सारे ऑर्डर आप पढ़ोगे, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाऊंगा ना, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाऊंगा ना, उसमें सारा सब कुछ आएगा, सब कुछ वापस आएगा, है ना? सब कुछ वापस आएगा। ऑल राइट,
अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो। मान लो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है। एक है H2O, एक है HF और एक है NH3। आपसे पूछ लिया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, है ना, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब देखो यहां पर क्या करते हैं लोग। हाँ हाँ, हाँ हाँ, देखो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या लगता है आपको, दिल क्या कहता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्या लगता है भाई लोगों, क्या लगता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आप बोलोगे सर तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, सर तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हम लोगों ने बात करी है, अगर आप स्ट्रेंथ की बात करो, है ना सर, आप स्ट्रेंथ की बात करोगे ना, तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा एचएफ की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, एचएफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, यस, है ना। तो सर इसके अकॉर्डिंग एचएफ में अगर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे जबरदस्त है, तो इसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, है ना। और आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी, आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि जो H2O है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। मजा ही आ गया सर, ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई सर, ये तो आपने बिल्कुल कहानी जज्बात पलट दिए हैं, ये तो जज्बात पलट दिए सर, ये क्या हो गया, अरे सर उल्टा हो गया ये तो। सर इसका कोई रीजन, अभी बता देते रीजन। देखो ये है स्ट्रेंथ। अगर मैं तुमसे पूछूं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां ज्यादा है, तो वो H2O में ज्यादा है भैया, H2O में ज्यादा है। सर ये होता है, सर ये कैसे हुआ, देखो ये ऐसे हुआ कि H2O का जो एक मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, HF का एक मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये इस वजह से हुआ है ना। H2O में H2O का एक मॉलिक्यूल बेटा 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, लेकिन यहां पर HF कितने बना पा रहा है, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल्स में यहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, है ना। देखो ये वही बात होगी ना, एक बंदा बहुत ताकतवर, ये वाला HF ज्यादा ताकतवर है H2O से, है ना, लेकिन लेकिन अगर 4 कमजोर आदमी मिल जाए ना, है ना, H2O उतना भी कमजोर नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, अगर 4 इससे कमजोर 4 आदमी मिल जाए ना अगर, तो इसको निपटा देंगे, मानते हो ना। भाई स्कूल में मान लो तुम्हारे क्लास में होगा कोई एकदम बढ़िया हट्टा कट्टा आदमी, लेकिन अगर तुम्हारी तरह 4 बंदे मिल जाए तो उसको सलट लोगे कि नहीं, ये वही बात होगी। ये है तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, यहां पर है तो वीक लेकिन बॉन्ड ज्यादा बना रहा है, तो यहां ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। बात समझ में आई, इसी वजह से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। क्लियर क्लियर क्लियर, हाँ गैंग यही होती है, भीड़ भीड़ तंत्र इसी को बोलते हैं, है ना। इंडिविजुअल आदमी उसमें कमजोर होता है भीड़ में, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं, है ना, एक एक अगर भीड़ जब मारने पे आती है ना, किसी की उंगली भी टच होगी ना अगर सबकी, तब भी अपना तो गाल लाल हो जाएगा, है ना। हाँ, तो भाई ये रीजन है, इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि भले ही वीक है इसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर, हाँ जी, नोट करो। NH3 में 3 होते हैं, कोई कह रहा है अबे मुर्गा बन जा तू वहीं पे जहां बैठा है ना भाई, NH3 में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, साला 2 ही तो होते हैं, है बे, ए मेरे भाई, NH3 का एक मॉलिक्यूल भी 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। यस यस यस, हाँ, तो ये ध्यान रखियो, कितने प्यारा क्वेश्चंस कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया सब लोगों ने, यस, आगे चलें आगे चलें, डन डन डन, क्या बात कर रहे हो यार, बहुत जबरदस्त, आगे चलें, डन डन, अरे बहुत बढ़िया। आओ अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और ये होता है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ये आप लोग इसके बारे में ज्यादा पढ़ोगे कहाँ, फिजिक्स में, है ना। ये पूरा एक चैप्टर है आप लोगों का, फिजिक्स में चैप्टर आता है। देखो विस्कोसिटी का मतलब तो मैं आपको समझा देता हूं, विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है।
विस्कोसिटी का मतलब होता है फ्लो करने में रेजिस्टेंस। जैसे मान लो, जैसे मान लो ऐसा हो जाए, कैसा कैसा, लेट से एक तो पानी है आपके पास, है ना, पानी है आपके पास, पानी को आपने जमीन पे डाला या फर्श पे डाला, तो पानी बड़े आराम से मूव करेगा, है ना, उसका फ्लो करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। लेकिन वहीं पर मान लो आपने हनी, शहद को फर्श पे डाला, तो जो शहद होता है ना, उसका फ्लो करने का टेंडेंसी कम होता है। यस यस यस, हाँ, वो जो शहद होता है वो गाढ़ा होता है, उसका फ्लो करने का टेंडेंसी कम होता है। इसको आप लोग बोलोगे, इसको आप लोग बोलोगे कि जो शहद है, जो हनी है, उसका विस्कोसिटी ज्यादा है, उसका विस्कोसिटी ज्यादा है। तो विस्कोसिटी का मतलब यही होता है जहां पर फ्लो आसानी से करेगा लिक्विड। अब वो फ्लो आसानी से क्यों करता है? क्योंकि वहां पर जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। अब सोच के देखो, अगर मान लो लिक्विड ऐसे लेयर फॉर्म में फ्लो करता है, लिक्विड कैसे फ्लो करता है बेटा? लेयर फॉर्म में। यस, कैसे लिक्विड फ्लो करता है? लेयर फॉर्म में। तो अगर मान लो लिक्विड की लेयर्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तब तो वो आराम से फ्लो कर जाएगा, और अगर लिक्विड की लेयर्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ गए? यस। तो आप लोग यही बोलोगे कि सरफेस टेंशन हो, भले ही सरफेस टेंशन हो, भले ही सरफेस टेंशन हो, या फिर विस्कोसिटी हो, या फिर विस्कोसिटी हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, जो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होता है वो जितना ज्यादा होगा, पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना, विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है ना, है ना, है ना? तो इस बात को ध्यान रखना, इसको जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे, और केमिस्ट्री में भी आगे आएगा, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब तक ये सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी सब कुछ फिजिक्स में पढ़ लोगे, है ना, तो फिर आगे तुम्हें बहुत आराम से समझ में आएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस यस। अरे पेज खत्म हो गए तो कोई बात नहीं यार, पेज बीच में से पेज फाड़ के बीच में लगा लो यार, तुम लोग अभी भी तुम बच्चे ही हो यार, तुम्हारी सोच अभी भी उतनी है। अरे पेज खत्म हो गए तो कोई पेज दूसरा लगा लियो यार, हद है मतलब। अबे भाई तुम लोग यार, मतलब जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लिखूं ना, एग्जाम्पल लिखूं ना, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, देखो ये जैसे ये लिखा है मैंने, एक कंपाउंड लिखा है ये वाला, है ना, इट इज मोर विस्कस, है ना, इज मोर विस्कस देन, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, क्या कह रहा है? एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है कि ये जो कंपाउंड होता है ना, इसको बोला जाता है बेटा ग्लिसरॉल। नाम सुना हो? अरे सर ये तो नाम सुना है सर, सर्दियों में बहुत काम आता है ना, ये है ग्लिसरॉल। और ये है होता है बेटा, इसको बोला जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको क्या बोला जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम लोग सब। सर ये ज्यादा विस्कस होता है, सर इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, पता है क्यों? इसकी विस्कोसिटी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसके पास 3 OH ग्रुप है, देखो, तो ये 3 हाइड्रोजन है जो H बॉन्डिंग कर सकते हैं। सर यहाँ पर 2 ही H है जो H बॉन्डिंग कर सकते हैं, यहाँ पर सर ज्यादा H बॉन्डिंग होगी, मोर H बॉन्डिंग, है ना, मोर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग है। यहाँ सर ज्यादा H बॉन्डिंग है, इस वजह से इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर कम है सर, इसमें कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से इसकी विस्कोसिटी कम होगी। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नोट कीजिए बेटा, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। नोट कर लो फिर आगे चलेंगे। यस 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 यस। अरे बोलो, हो गया क्या? नोट हो गया, नोट हो गया, डन डन डन। ये तो बहुत छोटी सी चीज लिखी हुई है, इसमें क्या नोट करना अभी। आओ आओ, एक और टर्म लिखी हुई है, लिखता है बेटा वेपर प्रेशर। अरे भाई, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर का प्रेशर, और ज्यादा वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अरे बोलो ना। तो मैं एक बात लिख सकता हूं क्या? ऐसे लिख दूं क्या? ऐसे लिख दूं क्या कि अगर मान लो आपकी इंटरमोलिकुलर, अगर मान लो आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। अरे बोलो बोलो, ऐसे लिख दूं क्या?
अरे भैया ऐसे लिख दूं क्या, ऐसे लिख दूं क्या सर, ऐसा क्यों? अरे यार एक चीज बता, एक चीज बता, वेपर कब ज्यादा बनता है, वेपर कब ज्यादा बनता है? जैसे मान ले एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, है ना, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये इसको बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, मैं ऐसे कह सकता हूं। जितना ज्यादा अट्रैक्शन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। अरे भाई अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो ये इसको ऊपर जाने नहीं देगा ना। भाई इसको अगर वेपराइज करना है, इसका वेपर बनाना है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। अरे बोलो। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब आसानी से टूटेगा जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, है ना। तो भाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, आपका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, बिकॉज उतनी ही कम वेपर बनेगी, है ना। वेपर कम बनेगी, वेपर का प्रेशर भी कम होगा। अगर मान लो यहां पर पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता, है ना, बहुत वीक होता, आराम से वेपर बन जाती, काफी सारी वेपर बनती, ज्यादा प्रेशर लगाती, आप बोल देते वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बोलो बोलो, एक बार थम्स अप करो, क्या ये लॉजिक समझ में आया? क्या ये लॉजिक समझ में आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या ये लॉजिक समझ में आया? यस। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बेटा, वो वेपर प्रेशर को कम करता है। और वहीं पर अगर मान लो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड होता ना, अगर कहीं इंट्रामोलिकुलर होता ना अगर, तो वो वेपर प्रेशर को बढ़ा देता, है ना। इंट्रामोलिकुलर क्या करता? वेपर प्रेशर को बढ़ा देता। इंटरमोलिकुलर की वजह से वेपर प्रेशर कम होता है। और सबसे लास्ट कॉन्सिक्वेंस, सबसे लास्ट कॉन्सिक्वेंस वो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट वो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। एक पॉइंट याद रखो, देखो एनी कंपाउंड क्या लिखा है, सुनियो अच्छे से। एनी कंपाउंड विच इज एबल, एनी कंपाउंड विच इज एबल टू फॉर्म, which is able to form hydrogen bond with water is soluble in water, है ना, is soluble in water। अगर कोई भी कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना, तो वो वाटर में सॉल्युबल होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना काम आएगा ना, इतना काम आएगा ना, ये वाला पॉइंट उस दिन हर जगह तुम याद रखोगे, हर जगह तुम याद करोगे मुझे, अरे सर ने, डूडी सर ने क्या बताया था, मतलब, है ना। जैसे एग्जांपल देता हूं एक बार, जबरदस्त चीज, अल्कोहल जो होता है ना, अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। यहां पर R क्या है सर? अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल हो गया, है ना, इथाइल हो गया, इज सॉल्युबल इन वाटर। सर अल्कोहल की वाटर में सॉल्युबिलिटी के किस्से बहुत जबरदस्त हैं सर, है ना। वाटर और अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी जग जाहिर है सर, सारी दुनिया जानती है सर, है ना, है ना, है ना, सब दुनिया जानती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अल्कोहल में हाइड्रोजन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव, वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना। और क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है, इसी वजह से वो वाटर में सॉल्युबल हो पाता है। यस यस यस। तो अगर कोई भी कंपाउंड जो वाटर के साथ एच बॉन्डिंग कर सकता है, वो वाटर में सॉल्युबल होगा, इस बात की गारंटी है ना, है ना, है ना। यस यस, क्लियर है, क्लियर है। एक्सपीरियंस हद है मतलब। हाँ ठीक है, ठीक है। वाटर में अल्कोहल मिलाओ, अल्कोहल में वाटर मिलाओ, कोई सा भी केस हो, है ना, वाटर जो होता है उसमें अल्कोहल जबरदस्त सॉल्युबल होता है ना। कुछ लोग अल्कोहल में वाटर मिलाते हैं, कुछ लोग वाटर में अल्कोहल मिलाते हैं, है ना। डिपेंड करता है लोगों को कैसा पसंद होता है ना। हाँ सबकी अपनी अपनी पसंद है भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं मिलाते, है ना, जो या तो सिर्फ पानी पीते हैं मेरी तरह, या सिर्फ अल्कोहल पीते हैं, एकदम नीट चाहिए उनको, है। क्यों भाई? हाँ नोट कर लो इसको, नोट कर लो, और नोट हो जाए तो डन लिख लो, फिर आगे चलेंगे। यस यस, नोट कर लो फिर आगे चलेंगे। नोट हो जाए तो डन लिखना। अबे तुम लोग हंस भी रहे हो, हंस ही रहे हो कि कुछ पढ़ाई भी कर रहे हो? नोट वोट कर रहे हो ना टाइम पे तुम, है भाई? नोट वोट कर रहे हो ना भाई? डन, डन डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
तो इसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो चुका है खत्म, वैंडरवॉल हो चुका है खत्म। 2019 जे मेंस का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप लोग इसको घर पे करें, आप लोग इसको घर पे करें। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग घर पे ट्राई करें, है ना। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क हैं। चलिए फिर इसके बाद हम लोग अब आते हैं किस पे, बैक बॉन्डिंग पे। अब हम लोग आते हैं किस पे, बैक बॉन्डिंग पे। हाँ जी। अबे हाँ, तुम्हारी उम्र ना अभी दूध पीने की है, ठीक है। तुम लोग वो काम करो ना, ये अल्कोहल वेल्कोहल के बारे में मत सोचो अभी तुम, ठीक है। हाँ, दूध पियो भी। देखो आओ बेटा, बैक बॉन्डिंग ना, अब ये देखो, ये एक तरह का, ये कोवलेंट बॉन्ड का पार्ट है। किसका पार्ट है ये, कोवलेंट बॉन्ड का पार्ट है, लेकिन ये प्योर कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है ना, ये थोड़ा सा अलग कोवलेंट बॉन्डिंग है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है। से बैक बॉन्डिंग हो गया, फिर मैं आपको एक और बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा बनाना बॉन्ड। जिसका क्या नाम होगा, बनाना बॉन्ड, है ना। ये दोनों बॉन्ड्स जो है ना थोड़े से अलग हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, इसी वजह से मैंने सोचा है स्पेशल टाइप को सबसे लास्ट में लेते हैं। क्लियर। क्या होता है बैक बॉन्डिंग, क्या होता है बैक बॉन्डिंग, इसका एक हल्का सा मैं आपको फील दिला देता हूं, है ना। इसका एक मैं आपको हल्का सा फील दिलाता हूं। देखो, आपके पास दो एटम है ए और बी, आपके पास क्या है, दो एटम है ए और बी। इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन रखा है पहले से। इन दोनों के बीच क्या हो रखा है, सुनना मेरी एक एक बात बेटा, पूरा पढ़ेंगे अभी नहीं, अभी 15 मिनट बाकी है ना। तो इसको खत्म करेंगे, खत्म तो नहीं होगा बैक बॉन्डिंग आज, अगली क्लास में, है ना, इसको खत्म करेंगे। लेकिन अभी जितना हो पाए उतना करते हैं। यस यस, अभी जितना हो पाए उतना करते हैं, ठीक है। हाँ, अभी 15 मिनट में क्लास लूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो अभी फालतू स्पैम करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ठीक है। अभी एक बार पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक बॉन्डिंग में दुनिया बैक ही करती रहती है ना, पीछे बैक मारती रहती है, उनको समझ नहीं आती कहानी। तुम लोग अच्छे समझ लो इसको। यस, अभी छुट्टी नहीं होगी भाई, अभी कोई छुट्टी नहीं होगी, 15 मिनट पढ़ाऊंगा। 15 मिनट में ईमानदारी से पढ़ लोगे तो 15 मिनट हो जाएगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो 15 की बजाय 25 भी हो सकती है, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर है, ईमानदारी से पढ़ लो, जितना मुझे पढ़ाना है उतना तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो ए और बी है बेटा, इन दोनों के बीच हो रखी है एक बॉन्ड, है ना, एक बॉन्ड पहले से बन रखा है, एक बॉन्ड पहले से बन रखा है, लेकिन है क्या चीज, सर ये जो ए है ना, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल, ये देखो मैंने ऐसे बना दिया, इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास प्रेजेंट है सर एक वैकेंट ऑर्बिटल। इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं, आप लोग नाराज ना हो जाओ, है ना। सर इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो बी है ना सर, बी के पास प्रेजेंट है एक लोन पेयर, क्या प्रेजेंट है इसके पास, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये देखो, ये रहा इसके पास लोन पेयर, ठीक है। अब यहां पर देखो, पहले से ए और बी के बीच एक बॉन्ड बन रखा है, सिग्मा बॉन्ड बन रखा है। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसको देख के इसका मन ललचाया, इसको देख के इसका मन ललचाया, इसको लग रहा है यार मेरे पास वैकेंट है, इसके पास लोन पेयर है, क्यों ना मैं मेरे वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन दे दे, मजा आ जाएगा। अरे बोलो ना, यस यस यस। तो होता क्या है, ये लोन पेयर भी कहता है यार मेरे पास ऐसी ऐसे तो पड़ा है, निठल्ला ही तो है, कोई काम का तो है नहीं, क्यों ना इसको यूज किया जाए। और ये यूज कैसे करता है, अपने वैकेंट, अपने जो लोन पेयर होता है वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे देता है। और ये सर मजा आ गया, है ना। ये क्या बन गया, इस तरह की बॉन्डिंग को बोला जाता है बैक बॉन्डिंग। इसको क्या कहा जाता है, बैक बॉन्डिंग। पीछे से बॉन्ड हुआ है, एक बॉन्ड पहले से बना हुआ था, उसके बाद दूसरा बॉन्ड बनता है। यस। तो सर ये तो पाई बॉन्ड जैसा लग रहा है भाई। अरे सर ये तो पाई बॉन्ड जैसा लग रहा है ना, देखो सिग्मा बन गया, अब तो पाई होगा, बिल्कुल है, पाई जैसा ही है, लेकिन ये कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं है ना। ऐसा नहीं है जैसे CO2 में होता है ना, जैसे CO2 में होता है ना, CO2 में जैसे ये सिग्मा और ये पाई है, तो ये कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं है। अगर ये कंप्लीट पाई बॉन्ड होता तो इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर मैं 2 कहता, लेकिन ये 2 नहीं होता, बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा है लेकिन 2 से कम है। सर ये पार्शियल पाई बॉन्ड है। ये कैसा है सर, ये पार्शियल पाई बॉन्ड है। यस यस, ये कैसा है, पार्शियल पाई बॉन्ड है। क्लियर। और देखो,
पार्शियल पाई बॉन्ड है। इसको कुछ लोग पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं कुछ लोग? इसको कुछ लोग पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और पार्शियल पाई बॉन्ड भी कुछ लोग कहते हैं। पार्शियल पाई बॉन्ड है ना। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देते। अबे सुनियो, यहां पर इसमें जो ये बैक बॉन्डिंग हुई है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं? सर दोनों इलेक्ट्रॉन भी ने दिए हैं। और अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम प्रोवाइड करता है, दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम प्रोवाइड करता है, तो उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट है और साथ में पाई है। कंप्लीट पाई नहीं है लेकिन फिर भी पाई तो है। यस, कोऑर्डिनेट है और पाई बॉन्ड है। इसको पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कुछ लोग लिखते हैं। आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। क्लियर? तो देखो यही चीज लिखा हुआ है, द फिनोमिना ऑफ बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर फ्रॉम फिल्ड शेल, है ना, फिल्ड शेल है ऑफ एन एटम टू द अनफिल्ड शेल। अनफिल्ड मतलब वैकेंट ऑर्बिटल ना, अनफिल्ड शेल ऑफ द एडजेसेंट बॉन्डेड एटम। सबसे बिल्कुल पास वाले एटम के पास, एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और उसके पड़ोसी के पास क्या होना चाहिए? एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको बोला जाएगा बैक बॉन्ड। यस यस यस। अब सोच लो, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना, तो ये लोन पेयर अपने पास लेके बैठा रहेगा। यस, अपने पास लेके बैठा रहेगा। भैया अपना काम में तभी ले पाएगा लोन पेयर जब यहां जगह हो रखने के लिए, है ना। खाली वैकेंट ऑर्बिटल भी होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर क्लियर बेटा, नोट करो इसको, डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। यस यस, नोट करो इसको, फिर डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। नोट करो भाई, डन लिखो, फिर आगे चलेंगे मुन्ना। यस, नोट करो मुन्ना, फिर आगे चलेंगे। यस यस यस, हो गया, डन डन। अच्छा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखो, हाँ तो देखो इसमें यही चीज लिखी है बैक बॉन्डिंग में। देखो एक और चीज लिखी है इसने, इट इज अ काइंड ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। पार्शियल पाई बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इंट्रामोलिक्यूलर लुईस एसिड बेस। इंट्रामोलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में। ये कोई दो मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड नहीं बनता, ये कहानी सेटिंग अपने आप हो जाती है एक मॉलिक्यूल में ही, है ना। ये कहानी एक मॉलिक्यूल में होती है, बाहर नहीं होती। और इंट्रामोलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, है ना। ये बॉन्ड उसी मॉलिक्यूल में बनता है, दो मॉलिक्यूल के बीच नहीं बनता, एक ही मॉलिक्यूल में आपस में बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखो, इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, तो इसको बोला जाएगा डोनर। क्या बोला जाएगा? डोनर। और इसने क्या किया? लिया, इसको बोला जाता है एक्सेप्टर। इसको क्या बोला जाता है? एक्सेप्टर। और मैंने आपको एक चीज और बोली थी मुन्ना, एक चीज मैंने और बोली थी, जो देता है वो लुईस बेस होता है। यस, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की होती है बेटा, वो लुईस बेस होता है। और जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की होती है सर, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है ना। तो ये कंप्लीट लुईस एसिड बेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह का एसिड बेस जैसा इंटरेक्शन है। एक ने दिया है, एक ने लिया है, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये लुईस बेस जैसा बिहेव कर रहा है। समझ में आई क्या बात? यस यस यस, क्या बात है सर, जबरदस्त, है ना। तो ये एक तरह का इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन है। इंट्रामोलिकुलर मतलब उसी मॉलिक्यूल में ना, एक ही मॉलिक्यूल में दो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यस यस यस, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। दादा नोट किया? यस, ये बहुत आसान है ना, है ना, है ना, ये बहुत आसान है। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। यस, हाँ। अबे कई बार मैं कोई चीज नहीं समझाना चाहता, लेकिन फिर भी तुम समझ जाते हो। तुम कुछ ज्यादा एडवांस हो रहे हो, जो मैं नहीं समझाना चाह रहा ना वो भी समझ रहे हो तुम। हाँ, उतना ही समझो जितना मैं समझाना चाहता हूं, ज्यादा दूर तक मत जाओ। हाँ, आओ। अब इसके बाद बात ये आती है कि ये जो बैक बॉन्डिंग होती है ना, ये जो बैक बॉन्डिंग होती है ना, जनरली दो तरह की होती है। ये जो बैक बॉन्डिंग है जनरली किस तरह की होती है? दो तरह की। कौन कौन सी, किस किस तरह की होती है सर? एक होता है बेटा पी पाई बॉन्डिंग, है ना, पी पाई बैक बॉन्डिंग। यस, और दूसरा होता है पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। पी पाई डी पाई या फिर डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, है ना।
तो बैक बॉन्डिंग के दो टाइप होते हैं, बैक बॉन्डिंग के दो टाइप होते हैं। क्लियर? पीपाई पीपाई बैक बॉन्डिंग या फिर पीपाई डीपाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका, है ना, इसका एक एग्जांपल देता हूं बढ़िया सा, इसका एक एग्जांपल देता हूं, देखो बढ़िया सा, BF3 लिखा हुआ है, देखो BF3 लिखा हुआ है मैंने। क्लियर? अच्छा, ये बोरोन है सर, बोरोन के पास 3 फ्लोरीन प्रेजेंट है। बोरोन कितने बॉन्ड बना पा रहा है सर? बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है। अच्छा एक बात बताओ, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जल्दी से बोलो। इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सर बोरोन जो होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। यस, अगर आपने इसकी ग्राउंड स्टेट बनाई तो सर ग्राउंड स्टेट में 2s और 2p, सर ये ग्राउंड स्टेट में इसकी 3 बॉन्ड बनाने की औकात नहीं है सर, ये ग्राउंड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाएगा, है ना, है ना, है ना। अच्छा, तो अगर यहां पर 3 बॉन्ड बना पा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा, तो यह है 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, और सर 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। सर यहां पर देखो जो आपका बोरोन है, सर बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दिख रहा है आप लोगों को? अरे बोलो ना सर, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है ना। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल को मैंने ऐसे बना दिया, ये रहा बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल। ये क्या है? बोरोन का वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है? 2p ऑर्बिटल, है ना, वैकेंट 2p ऑर्बिटल। ठीक है सर, वैकेंट 2p ऑर्बिटल है, बहुत बढ़िया। और ये आपको ऐसे भी पता लग सकता था, आपने कहा सर बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब 3p में से 1p काम में 2p काम में आ चुके हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसका मतलब इसके पास 1p ऑर्बिटल है जो खाली पड़ा होगा। आप इस तरह से भी अंदाजा लगा सकते थे, मेरी बात समझ में आई? यस, आप इस तरह से भी अंदाजा लगा सकते थे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2 ऑर्बिटल आपके काम आ चुके हैं किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में, तो 1p ऑर्बिटल बचा है। अच्छा, अब एक चीज और देखो, फ्लोरीन बोलेगा भाई मेरे पास ना लोन पेयर रखे हैं। भाई फ्लोरीन के पास तो लोन पेयर की भरमार है। यस, और फ्लोरीन के जो लोन पेयर होते हैं वो कौन से ऑर्बिटल में रखे हैं? वो भी 2p ऑर्बिटल में रखे हैं। अरे यार ये तो जानते ही हो ना, फ्लोरीन जो है उसके पास भी जो लोन पेयर रखे हैं कौन से ऑर्बिटल में रखे हैं? 2p ऑर्बिटल में रखे हैं। तो देखो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास एक फिल्ड ऑर्बिटल, दोनों आपस में ओवरलैप कर लेंगे, हो गया बैक बॉन्डिंग। यस, हो गई बैक बॉन्डिंग। लॉजिक कहानी स्टार्ट हो चुकी है इन दोनों के बीच। इस बैक बॉन्डिंग को पता है मैं क्या नाम दूंगा? इसको नाम दूंगा मैं 2p पाई बैक बॉन्डिंग। यस, ये है 2p पाई बैक बॉन्डिंग। यस यस यस, 2p पाई बैक बॉन्डिंग। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका भी 2p ऑर्बिटल यूज हो रहा है, 2p पाई बैक बॉन्डिंग। ऐसी कहानी तो हम लोगों ने पहले भी देखी हुई है, याद है तुम्हें? अरे ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। यस यस यस। तो अब कोई बोलेगा सर ये जो इधर है ना फ्लोरीन, इसके पास भी तो है लोन पेयर, इस वाले फ्लोरीन के पास भी तो है लोन पेयर, तो क्या एक टाइम पे एक ही फ्लोरीन लोन पेयर देगा? नहीं बेटा जी नहीं, ये पाई बॉन्ड यहां पर भी बनेगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर भी बन रहा होगा। मतलब ये इस तरह से है, सारे ही दे रहे हैं, जैसे रेजोनेंस होता था ना। अरे याद है तुम्हें रेजोनेंस? भाई लोगों, रेजोनेंस होता था ना, पाई बॉन्ड एक जगह पर टिका हुआ नहीं होता था, पाई बॉन्ड घूमता रहता था। वैसे ही यहां पर भी बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है, बिल्कुल रेजोनेंस जैसा ही है, ऐसा होगा। सर पाई बॉन्ड एक जगह पे नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक ही फ्लोरीन एक टाइम पे पाई बॉन्ड बना रहा है, सारे ही बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा 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 थोड़ा। बात समझ में आई? यस यस यस, हाँ सारे दे रहे हैं भाई, सारे दे रहे हैं, अकेला नहीं दे रहा, एक नहीं दे रहा। जैसे रेजोनेंस में होता है ना, पाई बॉन्ड घूम रहा है 3 जगह पे, वही सेम चीज यहां पर है। यस यस यस, मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल है किसका? पी पाई बैक बॉन्डिंग का। क्लियर? पी पाई बैक बॉन्डिंग का। इसको नोट करो, इसको बनाओ एक बार, फिर एक और एग्जांपल देता हूं पी पाई डी पाई का, फिर आगे चलेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बेटा। इसको नोट करो भाई, ए मेरे भाई, इसको नोट करो नोट करो नोट करो, इसको डन लिखो, फिर आगे चलते हैं बेटा। बस 2 मिनट और लूंगा ना, बस 2 मिनट और लूंगा, फिर उसके बाद छोड़ देंगे, चिंता मत करो।
बस 2 मिनट और लेंगे यार, तुम ऐसे मत करो, इतना तो वेट कर ही सकते हो, 2 मिनट तो यार, ऐसी क्या बात है। डन डन डन। अच्छा एक चीज और देखो, एक एग्जाम्पल और देख लो, फिर तुम्हें मजा आ जाएगा। एक एग्जाम्पल तुम्हें और देख लो, तुम्हें फिर मजा आ जाएगा। एक चीज और देख लो। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है, SiCl4। ठीक है ना, ऐसे लिख दिया मैंने SiCl4, या फिर ये मत लिखो, आप ऐसे लिख दो। दूसरा एग्जाम्पल एक और लिखा है मैंने, NSiH3 होल थ्राइस। NSiH3 होल थ्राइस। ये क्या मतलब हुआ? ये देखो ऐसा है बेटा, N है और N के ना पास में 3 SiH3 है। SI सिलिकन है, SI क्या है बेटा? सिलिकन है, सिलिकन 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 कौन से पीरियड का एलिमेंट होता है? ये इसके पास लोन पेयर है, यस इसके पास लोन पेयर है। और क्या सिलिकन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? जल्दी से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सिलिकन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ, इस सिलिकन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जल्दी बोलो। दादा 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 जल्दी बता भाई, जल्दी बता, बस 5 मिनट का टॉपिक है, फिर तो क्लास खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, अरे मुझे पता है यार, ऐसे मत करो। इसका मुझे बताओ सिलिकन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जल्दी बोलो। यस यस, अरे सर सिलिकन कार्बन, भाई कार्बन फैमिली का मेंबर है, कार्बन फैमिली का मेंबर है। सिलिकन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, चारों के चारों यहाँ बॉन्ड बनाने में काम में ले लिए, तो सर इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब सर इसके पास p में कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है सर, इसके पास खाली ऑर्बिटल है कौन सा? सर इसके पास 3d ऑर्बिटल खाली है ना, 3d वैकेंट है। भाई p तो वैकेंट है नहीं इसके पास, ये थर्ड पीरियड का मेंबर है। 3s और 3p में तो हो गई क्या इंटरमिक्सिंग, तो सर इसका जो 3d ऑर्बिटल है वो खाली है। और इसके जो लोन पेयर रखे हुए हैं, इसके जो लोन पेयर रखे हैं वो कौन से ऑर्बिटल में है? 2p ऑर्बिटल में। यस इसका खाली कौन सा है? 3d ऑर्बिटल। तो सर क्या यहां बैक बॉन्डिंग हो जाएगी? क्या यहां बैक बॉन्डिंग हो जाएगी? सर बिल्कुल हो जाएगी। इसके पास एक पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल, इसके पास एक खाली ऑर्बिटल, तो सर ये होगी 2p पाए 3d पाए, है ना, 2p पाए 3d पाए, 2p पाए 3d पाए, 3d पाए बैक बॉन्डिंग। बात समझ में आई मुन्ना? 2p पाए 3d पाए बैक बॉन्डिंग। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? 2p पाए 3d पाए, है ना बेटा। जो देता है ना उसको पहले लिखा जाता है जनरली, है ना। क्या जो देता है उसको पहले लिखते हैं, देने वाला ऊपर वाला भगवान वो पहले है सबसे, है ना, ऐसे याद रखो। जो देता है उसको पहले लिखा जाता है। नाइट्रोजन दे रहा है ना, नाइट्रोजन दे रहा है तो जनरली उसके ऑर्बिटल को पहले लिखा जाएगा, 2p पाए 3d पाए। तो मैं आपसे यही कह रहा था, मैं आपसे यही कह रहा था कि बैक बॉन्डिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है p पाए p पाए, वो हम लोगों ने देख लिया, और दूसरा होता है p पाए d पाए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर। अब देखो एक छोटी सी चीज और है, कंडीशन क्या क्या होती है, बैक बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। बैक बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है? देखो पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि एक एटम है जिसके पास लोन पेयर होना चाहिए, और दूसरा एटम है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, है ना, ऐसे कह सकता हूं मैं। और दूसरा है कि जो एटम्स की साइज है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए यार, है ना, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज देखो ये पाई बॉन्ड वैसे ही वीक बॉन्ड होता है, सोच के देखो, ये पाई बॉन्ड जो होता है वो वैसे ही वीक बॉन्ड होता है। अगर मान लो एटम्स की साइज बहुत ज्यादा बड़ी होगी ना तो ये ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, ये ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी और आपका बैक बॉन्ड नहीं बन पाएगा। यस यस यस, मेरी बात समझ में आई? आना बोलो यार, क्लियर है? तो ये दो कंडीशन है कि एटम की साइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब कौन कौन सी बैक बॉन्डिंग अलाउड है? देखो अगर 2p पाई बैक बॉन्डिंग है ना तो अलाउड है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 2p पाई 3p पाई है ना तब भी बन जाएगा, इफेक्टिव है। अगर मान लो ऐसा ना 2p पाई 3d पाई तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 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 अगर मान लो ऐसा है 3p पाई 3p पाई, ये वाली बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं है। क्लियर है? जैसे मान लो ऐसे लिखा है 3p पाई 3d पाई, ये वाली बैक बॉन्डिंग भी इफेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है
कि एक एटम सेकंड पीरियड का हो और दूसरा एटम या तो सेकंड या थर्ड पीरियड का है, तभी बैक बॉन्डिंग हो पाएगी। यस यस यस, मेरी बात समझ में आई क्या? दादा दादा जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या ये बात समझ में आई? बैक बॉन्डिंग कब होगी? जब एक एटम सेकंड का और दूसरा या तो सेकंड का या थर्ड का हो। दोनों थर्ड के होंगे तो नहीं चलेगा, दोनों थर्ड के होंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर साइज इतनी बड़ी हो चुकी है, दोनों की साइज बड़ी हो चुकी है। साइज जब बड़ी होगी बेटा, हम लोगों ने सीखा था ना, हम लोगों ने सीखा था ना, जब साइज बढ़ती है तो ओवरलैपिंग वीक हो जाती है ना। यहां पर दोनों ही ऑर्बिटल की साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, इस वजह से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगी। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? यस यस यस, दादा समझ में आई मेरी बात? क्लियर है क्लियर है क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया। अगर ये चीज समझ में आ गई तो कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। आपको इसमें बताना है किस किस में बैक बॉन्डिंग है ना। ये आपके सामने एग्जांपल लिखे हैं, BF3 BCl3 ALF3 ALCl3। आपको बताना है किस किस में बैक बॉन्डिंग है, और अगर है तो कौन सी है। 2p पाई 3p पाई 2d पाई 3d पाई है ना, 2d तो होता ही नहीं है, 3d ये है ना। आपको ये बताना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है। इसमें भी एक और एग्जांपल, ये वाला भी आपका होमवर्क है, ठीक है, और ये वाला भी आपका होमवर्क है। क्लियर? तो ये बेटा क्वेश्चंस हैं, और भी हैं क्या? हाँ और भी हैं, और भी हैं बेटा, ये भी आपका होमवर्क है। इसमें क्या बताना आपको, किस किस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है और किस में नहीं है। अगर है तो कौन सी बैक बॉन्डिंग है, ठीक है ना, वो कौन सी बैक बॉन्डिंग है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो ये आपके होमवर्क हो गए, होमवर्क हो गए। इसी के साथ क्लास को खत्म करने का टाइम आ गया है। होमवर्क आपका जो क्लास में दिया है, ठीक है, जो क्लास में दिया है, फिर उसके बाद आपको डीपीपी मिलेगी, ठीक है, डीपीपी मिलेगी। और मॉड्यूल में से बेटा, आप मॉड्यूल में से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं किसके, हाइड्रोजन बॉन्ड के, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं किसके, वैंडरवॉल फोर्स के, ठीक है ना। ये वाले अगर क्वेश्चंस हैं उनको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर? अब आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं दे देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, उसको अच्छे से सुनो। हाँ, महत्वपूर्ण सूचना यह है बेटा कि आप लोगों को एक घंटे की, 1.25 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी। भाई लोगों, दादा, आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप लोगों को कल सैटरडे को 1.25 घंटे की, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट सिर्फ, है ना, उसकी आपको एक एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है ना, छोटी क्लास दी है मैंने 1.25 घंटे की, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। और उसमें जो टॉपिक्स होंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार मैंने ट्रिक समझा रखी है उसमें। तुम वो वाली क्लास देखना, तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इनऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा, मतलब गारंटी दे रहा हूं मैं, है ना। वो 1.25 घंटे की क्लास है, उसको तुम देखना, एकदम जबरदस्त क्लास है, इतने प्यारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं और इतनी जबरदस्त तरीके से हमने वो सीक्वेंसिंग करी है ना उसकी, एकदम जोरदार, मजा आ जाएगा तुम, है ना। तो वो चीज आप लोग जरूर देखें, वो बहुत जरूरी है, ठीक है ठीक है ठीक है। और अब हम लोग मिलेंगे 2 दिन बाद, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। वैसे तो ये मोटा मोटा चैप्टर आपका अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है, मोटा मोटा ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों की 2 क्लास और लूंगा, मंडे और ट्यूसडे अपनी लास्ट 2 क्लासेस हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों से विदा लेने का टाइम हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको मिलूंगा वापस बड़े दिनों बाद, जब मैं आपको वापस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने आऊंगा तब, ठीक है। तो अपनी 2 क्लासेस और बची हैं भाई साथ में, है ना। लास्ट में पता नहीं तुम में से कितने लोग बचेंगे कितने नहीं बचेंगे, देखेंगे। ऑल राइट, तो फिर खत्म किया जाए क्लास को, खत्म करें खत्म करें। हाँ, उसके बाद फिजिकल होगा बेटा, उसके बाद फिजिकल होगा आप लोगों का, है ना, फिजिकल होगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक होगा, फिर सबसे लास्ट में मैं वापस आऊंगा इनऑर्गेनिक वापस पढ़ाने। और यही सारी चीजें इतनी काम में आएंगी ना जब मैं वापस आऊंगा पढ़ाने, तो मैं एकदम जबरदस्त मजा आने वाला है। यस, चलो फिर जाते जाते आप लोगों के लिए 2 लाइन हो जाए, है ना, प्यार मोहब्बत वाली 2 लाइन हो जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, वो लोग जो चक्कर काटते हैं ना इधर उधर, किसी के घर के सामने से निकलते हैं, है ना, उनके लिए है वो 2 लाइन, 2 लाइन उनके लिए है कि ऐसे कहता है कि 10 तरस है तुम्हें हुस्न पर,
है ना। 10 तरस का मतलब होता है किसी को घमंड होता है ना, किसी को लगता है कि यार मैं दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, है ना, और भाई मतलब सारे लोग मुझे मुझे देख रहे हैं, है ना, ऐसा होता है ना किसी किसी को, तो घमंड गुरूर है ना उसको बोला जाता है। तो कहता है कि 10 तरस है तुम्हें हुस्न पर, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, लेकिन ये बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। कि 10 तरस है तुम्हें हुस्न पर, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, लेकिन ये बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। और ये साइकोलॉजी, साइंस, फलसफे वगैरह वगैरह, माना ये सारी चीजें अहम है, ये साइंस, साइकोलॉजी, फलसफे वगैरह वगैरह, माना ये सारी चीजें अहम है, लेकिन क्या उसके घर का पता जानते हो। तो भाई उसके घर के पते के चक्कर में सर्वर ना फुड़वा लियो, है ना। दुनिया जो कूटेगी ना, समझ नहीं आएगा तुम्हें कहाँ कहाँ पड़ी है और कैसे कैसे पड़ी है ना। कई दिन सीधे लेट नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, ऐसे कुटाई होगी, और ऐसी जगह होगी जहां पर दिखाने लायक भी नहीं रहोगे किसी को। ठीक है। तो हाँ, घर का पता लगाने के चक्कर में पीछे पीछे मत जाइयो किसी के। हाँ, आजकल दुनिया बड़ी बहरम है भाई, है ना। चलो ठीक है, फिर क्लास को खत्म करते हैं हम। यस, खत्म करते हैं। हाँ, अब बोलेंगे सर को बड़ा एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, ये बिल्कुल नहीं है भाई। चलो ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं बेटा। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें बेटा, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। 2 दिन बाद हम लोग वापस मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।